जब हमारा शो चल रहा था साथिया, जब बीच में जिया मानिक को रिप्लेस किया था ना, सुना उना दिया, गाली वाली दी थी, और हमने 6-8 महीने तक बात नहीं की आपस में। पर सुन ले साले, कभी मीडिया किसी को नहीं बताना। अभी मैं बता रहा हूँ तुझे, नहीं तो देख लियो यार। 7 बजे आएगा तो कौन देखेगा वहाँ गुजराती शो को? शो की इतनी खास टीआरपी थी नहीं होती। तू, देबुलीना, सिद्धार्थ शुक्ला, रश्मि, ये सारे हैं उसमें। शाहरुख सर को देखने आया हो, शाहरुख सर सामने बैठे हैं, बस सिर्फ उनको ऐसे देख रहा है। दुनिया में सबसे लकी इंसान वो हैं जिनके पेरेंट्स हैं। कैसा है ना कि मैं ना अपनी बहनों का कभी रोया नहीं हूँ। मैं लोगों के सामने रो नहीं सकता। हेलो एंड वेलकम टेली मसाला। मैं हूं फैजान और मेरे साथ में है आज चाय पे चर्चा पर मोहम्मद नाजिम, जो हर जगह इस वक्त छाए हुए हैं भाई। सोशल मीडिया पर तो आग लगा रखी है भाई आपने। हर जगह आपका ला 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 चल रहा है, कहीं एमजी चल रहे हैं। क्या कर रहे हो, क्या रिएक्शन होता है जब ये सारी चीज़ें आप देखते हो भाई? हाँ, बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं कि यार जिनको मैं खुद भी नहीं समझ पाता, और कभी कभी वो अच्छे भी लगते हैं मुझे कि यार बहुत अच्छी बात है, मीम्स बन रहे हैं और मैं मतलब लोग मुझे देख रहे हैं, नो आई एम बिकम फेमस हो रहा हूँ। और फिर ये भी होता है कि यार अच्छा ये भी देखना बाकी था, ये ऐसे भी हो सकता है। अभी जैसे अभी एक कोई ऐप है या फिर इंस्टा साइट है कोई, जो पेज बना हुआ उनका, तो किसी ने डाला मोदी जी के साथ मेरी फ़ोटोज़, है ना। और मोदी जी वैसे बहुत प्रधानमंत्री हमारे देश के, और उनके साथ अगर कोई पिक्चर्स आती है तो लोग वैसे भी देखेंगे, पढ़ेंगे भी। तो उसमें लिखा हुआ कि ये जो सिमिलैरिटी है मोहम्मद नाजिम की, अहम जी की, ये मोदी जी के साथ बहुत मिलती है। अच्छा, ही इज़ बिकम लाइक अ सन। तो वो देख के भी थोड़ा सा ऐसा होता है कि अच्छा ये भी देखना बाकी था। तो वो चीज़ भी कभी कभी लगती है कि ये क्या है भाई। तब की बात जानना चाहता हूँ भाई, जब आपको पहली बार लगा कि हाँ भाई मुंबई आया जाए और मुंबई में आके कुछ किया जाए, नाम कमाया जाए। और मैं जानना चाहूँगा भाई आपके स्कूल के बारे में कि स्कूल के क्या हाल चाल थी। काफ़ी वहाँ पे भी आपकी बड़ी रोचक सी कहानी रही है, फेल, पास, मार, गालियाँ। स्कूल का कुछ तो नहीं ऐसा छोड़ा था हम। यार, स्कूल का तो ऐसा था जैसे हम एक तो फादर साहब मेरे बाहर काम करने जाते हैं, सिटी टू सिटी, सुनाम, है ना, क्योंकि उनको कुछ उस टाइम पे फैक्ट्री में लॉस हो गया था काफ़ी एज ए बिज़नेस में। तो उन्होंने अपना एक छोटा सा काम शुरू किया था लोहे का, बड़ी मेहनत किया था। हमारे फादर ने यार हमें बहुत मेहनत से बनाया, बहुत मेहनत से पाला है हमेशा। मतलब ये बहुत किस्मत वाले होते हैं ऐसे पेरेंट्स, ऐसे बच्चे जिनको ऐसे पेरेंट्स मिलते हैं। और उसका हमने थोड़ा सा एडवांटेज लिया हुआ था, है ना। और अपने बड़ों के साथ रहते थे, वो जो कज़न वज़न थे वो लड़ाइयों में थोड़े ज़्यादा थे। तो हम भी स्कूल में वैसे हो गए फिर धीरे धीरे लड़ाइयों में। लेकिन एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये फैशन जो आज की जो आप देख रहे हो कि ये तब से शौक़ है ऐसे कपड़ों का। क्योंकि मेरे स्कूल में ना 2 फ्रेंड्स थे 10th क्लास के, दोनों गोरे चिट्टे, बहुत ही सुंदर लड़के थे। और मैं और अफजल, मेरा एक दोस्त है क्लासमेट मेरा, अफजाल, है ना, उसकी ब्राउन आइज़, घुंघराले बाल, और मैं। तो हम ना उन दोनों को लड़कों को देखते थे कि यार क्या बन के आते हैं साले। वो नॉर्मल साइकिल लेके आते, दोनों साइकिल जो होती है दूसरी हॉक साइकिल, वो लेके आते थे उस टाइम पे। और मैं देखता था कि यार वो जो बन के रहते हैं एकदम, जो स्कूल की ड्रेस में भी ना ऐसे लगते थे वो अलग फैशनेबल। क्योंकि जब गर्मी होती थी वो जो शर्ट पहनते थे ना, वो वाइट कलर की सिल्की शर्ट पहनते थे जो दिखती थी अलग से। तो मैंने वो सिलवाई और हम इतने लाडले होते थे। मैंने अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ इजीली नहीं की है। मैंने सारी चीज़ें अपनी बहनों से, अपनी माँ से करवाई हैं, क्योंकि हम लाडले होते थे। तो एक तो वो चीज़ बहुत दिमाग में बसी हुई थी। फिर लड़ना, कोई भी लड़ाई हो जाती थी तो कज़न वज़न को बोलते थे बड़े। अच्छा, लड़ाइयाँ बहुत हुई हैं? बहुत लड़ाई की यार, बहुत चोटें खाई हैं, बहुत मारे खाई हैं। और बहुत मारा है?
पहले मार ही खाई है 3-4 बार। मार खाने के बाद पता चला कि मारना ही पड़ता है भाई, हर बार मार ही नहीं खानी पड़ती। पहले हम क्या होता था ना, मैं बिल्कुल बहुत बहुत ऐसे थिनी सा था, एकदम पतला दुबला सा, लेकिन पंगे हम बहुत बड़े बड़े लोगों से ले लेते थे। और फिर जब हम पढ़ती थी तो मारते भी ऐसे थे, अबे साले मारूंगा तो ये वो भी साले तेरा बुरा हाल हो जाएगा, 1.5 पसली ये वो करके। चलो वो करते करते फिर 10th में जब आप फेल हुआ ना जो मुझे बाप की मार पड़ी अपने, वो नहीं मैं इमेजिन कर सकता। उन्होंने मुझे बाहर से शुरू किया मारना, मोहल्ले से। एक तो फेल हो गया मैं, और मेरी छोटी बहन, मेरे से छोटी एक नाइला बहन मेरी, तो हम टीवी देख रहे थे, दोपहर का टाइम था, रिज़ल्ट मेरा आ गया था कि फ़ेल हो गया। फिर भी हम कोई असर नहीं, हमें क्या संभाल लेंगे यार, क्या टेंशन है, ज़्यादा से फैक्ट्री में बैठा लेंगे हमें अपनी, क्या करेंगे हम, जाके कारखाने में काम करने लग जाएंगे, है ना। टीवी देख रहे तो मैंने उसको बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा, कुछ ऐसी हमारी आपस में कुछ बहस हो गई, तो उसका सर ना इधर से इस तरफ लगा दीवार में जाके, इतना सूज गया, वो गोला बन गया, उसको जो होता ना लगता है दम से, वो हो गया। तो मेरी माँ कहती तेरा बाप, अब वो देख के थी तेरा हाल क्या करवाती हूँ, तूने जो लड़की को मारा ना देख। और शाम को ना हम अरबी पढ़ने जाते थे, शाम को मगरिब के टाइम, मैं उस दिन वो भी नहीं गया। बस जो सारी चीज़ें इकट्ठी होती है, जो बुरा वक्त आता आपका तो जी एक तो शिकायतें बहुत आ चुकी थी भी, लड़ाइयाँ बहुत करता है ना जी, मोहल्ले में भी, सिटी में भी। कभी मामा जी आके बता रहे हैं, कभी ताया का बेटा आके बता रहा है, कभी कोई आके बता रहा है, कभी कुछ आके बता रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ना मेरे बाप के गले तक आ गई थी, मतलब हाँ इतना यहाँ तक आ गया। फिर जब वो भाई शाम को आ गए और मैं ग्राउंड में खेल रहा हूँ क्रिकेट, और कोई मलाली इस चीज़ का कि कुछ नहीं मगा देखा जाएगा, कोई भी हमें लगता भी इतना क्या, ज़्यादा से गालियाँ दे देंगे, 2 थप्पड़ मार लेंगे, यही करेंगे और क्या। वो पहले प्रिपेयर था, मैं पूरा प्रिपेयर था कि 2 थप्पड़ खा लेंगे, 2 गालियाँ दे, चलो। अब वो शाम को जी जब आए, मुझे बुलाया उन्होंने ग्राउंड से कि आजा तेरा बाप आ गया भाई, बात करनी उन्होंने। मैं गया तो अबू मेरे मोहल्ले में सिगरेट पी रहे थे, कुर्ता वह पहना हुआ, मुझे भी, मैं पूरा विजुअलाइज करके बता रहा हूँ। वो ऐसे खड़े ऐसे ऐसे करके, ऐसे एक हाथ पीछे उन्होंने ऐसे, और मैं चल के आ रहा हूँ, उन्होंने ऐसे बुझाई मुझे। वो मोहल्ले से उन्होंने मारना शुरू किया, पूरे मोहल्ले ने देखा पहले तो मुझे, सोसाइटी ने मार खाते हुए, ए थप्पड़, ये थप्पड़, दे चप्पल, दे थप्पड़, दे चप्पल। अब वो मारते मारते मुझे घर तक आ गए। वहाँ से फिर वो ले गए मुझे ड्राइंग रूम में, मारते मारते झाड़ू उठा ली उन्होंने, नहीं वाइपर उठाया उन्होंने पहले, सॉरी, पहले उन्होंने वो मारा शुरू किया ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम से मैं गया पीछे बेडरूम में, बेडरूम से पीछे एक और किचन थी हमारी, किचन, वहाँ से बाहर आया बरांडे में, वहाँ की जो पाइप टूट गई ना वो, तो उन्होंने शुरुआत वहाँ ख़त्म की। तो वो मार मुझे अभी तब तक समझ में आ गया था कि ये मार पड़ किस चीज़ की रही है, जो बहन को मारा उस बहन की पड़ गई, स्कूल की पड़ गई, सब पड़ गई उन्होंने। फिर उन्होंने सारी पाबंदियाँ लगा दी भी, ना तो रात को बाहर निकलेगा अब, ना कहीं जाएगा, तो सारी चीज़ें मेरी उन्होंने कट कर दी। और हम फिर भी बहुत होशियार थे, रात को जाके भी मैं तो ऊपर सो रहा हूँ, फिर वहाँ से निकल जाता था मैं रात को 9 बजे, 9:30 बजे। मतलब उस मार का कुछ असर नहीं हुआ? 2 दिन तक रहा, जब तक सूझता रहा से। पर एक चीज़ बता दूँ, वो मारते कि मैं मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। मेरी माँ कहती है कि कितना बेशर्म लड़का है ये, इसके बाप ने इसको कितना मारा, हाथ थक गए उसके, इसकी हड्डी टस से मस नहीं हुई। और पापा के साथ में बॉन्ड कैसा था? मतलब बहुत अच्छा था, बहुत फ्रेंडली थे यार हम लोग। स्ट्रिक्ट थे या डांटा strict करते तो थे? क्योंकि लेकिन और क्या डर लगता था आपको? यार वो तो होते ही है ना पेरेंट्स, एक तो इतने बड़े बड़े हाथ, बॉडी देख के उनको ऐसा है ना, फिर वो क्योंकि वहाँ का अभी कैसा था ना, हमारा बॉन्ड कैसा था, वो ज़्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन बहुत फ्रेंडली बात करते थे, बोलते नहीं थे कि जब उनको कोई गलत चीज़ दिख जाती फिर वो छोड़ते भी नहीं थे। तो ये था रुबाब जो होता है ना, बाप का जो होना चाहिए, वो था पूरा उनका। फिर धीरे जैसे जैसे बड़े होते गए फिर और ज़्यादा फ्रेंडली होते गए। इवन अब तो ऐसा था, हाँ जी पहलवान जी, हाँ जी, तो ऐसी बात करते थे हम लोग। तो ये चीज़ थी। बट अभी ऊपर वाला जन्नत नसीब करे यार, बहुत जल्दी उनका टाइम आ गया, चले गए, नहीं तो बहुत सारी यादें थी हमारी।
याद आती है कभी कभी उनकी? यार वो जो कमी है ना, वो कमी कोई पूरी नहीं कर सकता पेरेंट्स की, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे लकी इंसान वो हैं जिनके पेरेंट्स हैं। और जो लोग अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, ट्रस्ट मी, मैं उन सबको कहना चाहूँगा भाई प्लीज़ आप लोग रिस्पेक्ट करो, उनकी कदर करो। क्योंकि मेरे फ़ोन पे ना सारे फ़ोन आते हैं दुनिया जान के, लेकिन आज भी ना मेरे अब्बू का फ़ोन आता मुझे और ना मेरी अम्मी का। वो चीज़ मुझे खलती है कभी कभी। मतलब कि बहनें हैं, बड़ी बहन है, माँ जैसी है, बहुत प्यार करती है, बहुत ज़्यादा करती है, भाई बहुत करता है, तू मैं भी होती है हमारी बहुत। लेकिन बहन, अब उसने जो अपना ओहदा संभाला है ना माँ का, बहन ने, बड़ी ने, उफ, आई एम सो लकी। पर वो जो कमी है, वो कमी ज़िंदगी भर तो रहेगी। क्या विजुअल्स याद आते हैं मॉम डैड की अगर मैं बात कहूँ तो? यार हर एक मोमेंट होती है यार, क्योंकि लास्ट मोमेंट क्या था जब आपने मम्मी को देखा या आपने पापा को देखा था? बाप का तो यार ऐसा था, मेरा भी हमने अभी उम्रा पे जाना था, क्योंकि हमारी बात तो बहुत ही फ्रेंडली होती थी, जैसे मैं बता के हटा ना, बहुत अच्छे से होता था। अब लास्ट उम्रा पे जब जाना था तो सब आ गया था, वीज़ा सब हो गया, तो मैं चला गया था घर। जाना था दिवाली के बाद नवंबर में। एकदम से उनकी तबीयत ख़राब होगी, और जब उनकी तबीयत ख़राब हुई है जिस दिन रात को, उस सुबह हम लोग, सुबह मैं उठा हूँ 8-9 बजे, सर्दी का टाइम था, 9-10 बजे हमने बात करनी शुरू की है। और उनको खांसी बहुत हो रही थी और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने कहा चलो अब्बू ऊपर जाके बैठते धूप में। और सडनली उस दिन भाई भी मेरा घर पे ही था, नहीं तो वो भी बाहर जो ये एजेंटी का काम करता, वो कटर की हमारी, वो भी चला जाता था, तो उस दिन वो भी घर पे था। तो हम दोनों भाई ऊपर लेके चले गए, ऊपर बैठे हम लोग बातें कर रहे हैं। बातें करते करते मुझे कहते मेरी बात सुन, क्योंकि वो मेरे से बहुत ज़्यादा क्लोज थे, बहुत ज़्यादा क्लोज थे, बड़े से भी बहुत ज़्यादा क्लोज थे वो, पर मेरे से और ज़्यादा उनको एक तो प्राउड फील बहुत करते थे कि हाँ भी इसने बहुत हमारा नाम कमाया, हमारे इज़्ज़त बनाई है, ये सब कुछ जो। तो हम लोग बैठे हैं रात को, सुबह को 11-12 बजे हम बैठे हैं, 11 बजे हमने बैठे हैं, 11-11:30 बजे हम ऊपर। वो 2 घंटे उन्होंने इतनी सारी बातें की, इतनी सारी बातें, जैसे उनको पता था कि मेरा टाइम आ गया। वही सुबह की बात है जिस दिन वो सडनली बीमार, एकदम उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई है। लास्ट उन्होंने मुझे जो बोला, मुझे कहते मिल के रहना है, तूने ये उससे ऐसे पैसे लेने, उससे ये पैसे ले लियो, उसको ये दे दियो, वो सारी चीज़ें एक बाप जो जैसे बता के जाता है, तो वो सारी चीज़ें, हाँ, पूरी एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है और इमोशनली चीज़ें, फैमिली की चीज़ें, वो सारी मुझसे करके वो, मत तो क्या हो गया आप यूँ, मतलब एकदम से आप ऐसी क्यों बातें कर रहे हो? और कहते सुन लै सालिया, मैं जा तेनू कह रहे हैं, सुन भी लिया कर। मैं क्या, अच्छा ठीक है जी। और बातें करते करते अजान होने लगी ज़ोहर की, और वहाँ पे 12:40 को अजान होती है, बिकॉज़ हमारी मस्जिद में 1 बजे नमाज़ होती है, तो 12:40 को अजान होने लगी। और मैंने कहा चलो, तो वो बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसे बोल के, उनकी लास्ट कन्वर्सेशन थी मेरे साथ एज एन बाप बेटी के। हमारे दोनों भाई बैठे हम, और सामने हमारा बाप बैठे, उन्होंने बैठ के सामने हम 2 बंदे ऐसे भी, जैसे हम आपस में बैठे हैं, तो ऐसे वो सामने बैठे हैं, तो ऐसे बात कर रहे हैं। ये ख़त्म होने के बाद फिर मेरी छोटी बहन आ गई अपने हस्बैंड के साथ, तो हम नीचे आ गए, हमने खाना वाना खाया, मैं उठ के शाम को चला गया। रात को पता चला उनकी तबीयत ख़राब हो गई, हम तो हॉस्पिटल लेकर गए, तो क्योंकि बिकॉज हॉस्पिटल जाना नहीं चाहते थे वो, और कहते कुछ नहीं हुआ, मुझे थोड़ा सा सांस में, माँ जी अब मैंने ज़्यादा नहीं देखना आपको, मुझसे नहीं देखा जा रहा, मैं 10 मिनट और देखो, उसके बाद हम हॉस्पिटल चलेंगे।
तो ये बोल के मैं उनको 10 मिनट में हॉस्पिटल लेकर चला गया। हॉस्पिटल में गए 2-3 घंटे बाद जो लोकल हॉस्पिटल वाले बोले कि भाई ठीक है, आपके फादर कोई टेंशन नहीं है, उनको थोड़ी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये ज़्यादा बढ़ ना जाए तो आप इनको चंडीगढ़ शिफ्ट कर दो कोई बड़े हॉस्पिटल में। तो मैंने कहा भी चंडीगढ़ का नाज़िर देख, ऐसा नहीं है कि उनको कोई प्रॉब्लम है, अभी भी बता रहा हूँ मैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनको ब्रीदिंग में ना उनको सांस रुक नहीं रही है उनकी। इनहेल करे, एक्सेल नहीं हो रहा, इनहेल करी जा रहे, वो जो सांस निकलती है पर वो नहीं आ रही, तो ब्लॉकेज हो रही है उनको हार्ट में। तो मैं कहा चलो अब जब हम लेके गए वहाँ से हॉस्पिटल, तो मेरी छोटी बहन थी जो, वो एम्बुलेंस में उनके साथ बैठ गया, भाई आगे बैठ गया, तो मैं 3-4 फ्रेंड से मेरे, तो हम गाड़ी हमने पीछे लगा ली। अब वो मेरी सिस्टर को बोल रहे हैं जाते हुए कि अब मेरा वक्त नहीं आएगा, नहीं सॉरी, कि अब मेरी सुबह नहीं आएगी, ऐसा बोल दिया उन्होंने? हाँ बोल दिया उन्होंने डायरेक्ट। तो बहन कहती क्या हूँ, क्या हो गया बुझी, ऐसे क्यों बोल रहे हो? कहती ला ये वो तो बहुत छोटी है, वो इमोशनल होगी वो ज़्यादा। और सुबह हम 5:30 बजे हॉस्पिटल पहुँच गए, तो 5:30-6 बजे पहुँचे जब, तो छोटी कहती लो जी देख लो, कहती अब कुछ हुआ भी नहीं और सुबह भी होगी। वो कहते मेरी सुबह नहीं आएगी, मैं ये कह रहा हूँ मेरी सुबह नहीं आएगी। और फिर जैसे हम हॉस्पिटल, जब डॉक्टर ने बोला कि अब यार मुझे लगता नहीं अभी ये, डॉक्टर ने जवाब दिया? हाँ एक तरह का भी, अब इनको घर लेके जाओ। और जैसे ही मैं घर लेके आया, उधर मगरिब की अजान हो रही है, उधर जैसे हमने बेड पे उनको रखा, नहीं था। तो वो जो 5 दिन है ना मेरी ज़िंदगी के, वो 5 दिन में उनके क्लोज रहा हूँ। मुझे लगता है आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो लकी, क्योंकि लोग काम करने किसी दूसरी कंट्री में चले जाते हैं या किसी सिटी में चले जाते हैं, और जब पेरेंट्स का टाइम आता है तो आप उनके पास पहुंच नहीं पाते हो। तो मैं उनके पास था वो 5 दिन। मैं आपकी आंखों में वो चीज़ फील कर पा रहा हूँ कि आप कितनी रिस्पेक्ट और कितना प्यार उनसे किया करते थे। दुनिया कितनी बदल जाती है जब माँ और बाप दोनों का साया आपके सर से उठ जाता है। हो जाता क्या बदलाव आपने देखे? क्या ये बहुत ठहराव आ ईजी गया। लग रहा था? एक ठहराव आ गया ज़िंदगी में, लाइफ का, सॉरी, ठहराव आ गया ज़िंदगी में कि यार आप जो ख्वाहिशों के पीछे भागते हो ना, अगर वो ख्वाहिशें आपकी फैमिली को लेके आपके साथ चलती हैं, आप फैमिली को लेके साथ चलते हो, तो वेल एंड गुड है। अगर सिर्फ आप अपने अपने लिए सोचते हो, क्योंकि बहुत सारे मैंने देखे अभी लोग जो शादी से पहले तो बहुत फैमिली क्लोज होते हैं, आफ्टर मैरिज वो कट से जाते हैं। ठीक है ना, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, हो सकता है आपकी वाइफ की, आपकी बहनों के साथ ही आपके पेरेंट्स का ना बने, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर आप उस चीज़ को पहले से बना के रखो एसन कि मेरे लिए फैमिली देखो भाई ये ज़रूरी है ना, और इस हद तक मैं जा सकता हूँ फैमिली के लिए, और तेरे लिए मैं उस हद तक भी जा सकता हूँ, लेकिन अगर ये दोनों साथ में चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ना कि ऐसे चले, ये अलग चल रहा है और ये अलग चल रहा है। क्योंकि प्यार इखलाक आपको बहुत आगे ले जाता है, इंसान को मोहब्बत बहुत आगे ले जाती है, फैमिली बॉन्ड बहुत आगे ले जा सकता है आपको, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम आप अपनी फैमिली के साथ ही शेयर कर सकते हो। और मुझे लगता है फैमिली ही एक ऐसी है जो आपके साथ हर खुशी में, गम में, अप्स एंड डाउन में आपके साथ खड़ी होगी। वो आपके भाई बहन है, पेरेंट्स हैं या आपके भाई बहन है, तो अगर आपकी उनके साथ अच्छी है तो आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे वो। मैं बता रहा हूँ ना, जब मेरी माँ का फ़ोन आता था, मैं अपनी माँ के इतना लाडला था। मेरी माँ ने ना, मैं आज बता रहा हूँ ऑन कैमरा आपको, जब से मेरा शो शुरू हुआ था 2010 से, वो रोज़ रात को मेरे लिए एक पढ़ाई करती थी। वो 2:30-3 बजे उठते थे, सर्दी हो गर्मी हो, अंधेरी नेरा जो मर्जी तूफ़ान आ जाए, वो रोज़ रात को उठती थी तहज्जुद के टाइम और मेरे लिए दुआ करती थी। और मैं कसम खा के बोलता हूँ, मैं उस टाइम, ये 19 के बाद, 19 में उनका इंतकाल हुआ है, अम्मी की फ़ौज जो हुई है मेरी 19 में हुई है, 19 तक मैंने जो भी अपनी माँ से दुआ करवाई है किसी भी चीज़ के लिए, व्हाटएवर, जो भी चीज़ वो मुझे बता देती थी। इवन यहाँ तक कि जब हमारा शो चल रहा था साथिया, जब बीच में जिया मानिक को रिप्लेस किया था ना झलक के लिए, तो मुझे भी ऑफ़र कर रहे थे झलक के लिए। तो एक दिन मैंने अपनी अम्मी को बोला कि यार मुझे झलक के लिए ऑफ़र आ रहा है, लेकिन मुझे शो छोड़ना पड़ेगा और मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं।
तो मेरी माँ कहती भाई मत छोड़, ये कुछ फ़ायदा नहीं है इसको, तेरा शो तुझे बहुत तरक्की दे देगा। बट मैं होता अरे अम्मी देख तो ले यार, तू क्यों मतलब ऐसी क्या क्यों नहीं है, मैं क्यों नहीं कर सकता, अरे जिया भी छोड़ देगी तो मैं छोड़ दूंगा तो शो चलेगा ही कैसे। तो मैं ऐसे 2-3 बार हमारी बहस भी इस चीज़ को लेकर, बिकॉज मेरे पर बहुत प्रेशराइज था उस टाइम पे। एक तो कि आपको लग रहा था कि करना है? नहीं, मुझे एक बार मुझे भी ये होने लग गया कि मैं ना झलक करूं, क्यों जिया कर रही थी, वो झलक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, हमें लगता था कि ये करेंगे तो आगे शो तो मिल ही जाएंगे हमें। तो ये 3-4 दिन तक चलता रहा काम, क्योंकि उनको बहुत ही पॉजेसिव थे वो लेके कि यार जल्दी से जल्दी ये शो साइन करें। हम उस टाइम इतने बच्चे थे यार, नहीं पता था इतना, है ना। और तो मेरी माँ ने मुझे बोला कि चल यार ऐसा करती हूँ मैं, तो मुझे कल तक का टाइम दे, सुबह मैं तुझे फिर बताती हूँ। अच्छा ठीक है जी। तो मेरी माँ ने रात को मेरे लिए पढ़ाई की, और तो सुबह उसने मुझे 8:30 बजे फ़ोन किया, उस दिन मेरी छुट्टी थी, 9:30 बजे फ़ोन मुझे किया, कहती मत करना झलक। मैं क्यों? कहती ये है और तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, तेरा नाम ख़राब हो जाएगा, क्लियर मुझे दिख गया है, तेरा नाम इसी शो से बनेगा। मैं अच्छा पक्का? कहती हाँ। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे नहीं करना, मैं तो साथ ही करूँगा। और साथ ही हमारा डाउन तो नहीं गया, अप ही गया। तो ये एक माँ की जो पावर है ना, हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते। तो उसके बाद पवन सर मिले, फिर पवन सर का बहुत बड़ा हाथ है। पवन सर ने मुझे कहते अबे जो मैं तुझे बोल रहा हूँ, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान है पवन सर मेरी ज़िंदगी में, जिन्होंने मुझे बहुत सिखाया, बहुत सारी चीज़ें। इवन यहाँ तक कि एक बार मैं लड़ पड़ा वहाँ पे सेट के बाहर, तो वहाँ पे पंगा हुआ, तो वो हमेशा ऐसे एक फरिश्ता आता ना, जैसे एंजल बन के हमेशा ऐसे आ जाते थे मेरी ज़िंदगी में। पंगा कौन सा, वो डेबलिना वाला? पवन सर रश्मि शर्मा के जो जी जी, हस्बैंड है। नहीं नहीं नहीं, जो पंगा जो हुआ, जो वो डेबलिना के साथ वाली लड़ाई। नहीं नहीं नहीं, ये पंगा वहाँ पे सेट के बाहर एक किसी से हो गया था पंगा। ऐसे में गाड़ी तेज चलाई मैंने, तो गाड़ी तेज चलाई तो मैंने, आगे सड़क थी तो मैं ब्रेक मारी तो गाड़ी पूरी ऐसे घूम गई, ऐसे राउंड ली ऐसे गाड़ी। तो झोपड़पट्टी वाले थे कुछ, वो लड़के आ गए 8-7-8 जने। तो मैं तो वैसे ही नहीं, हम तो वैसे ही लड़ने में तेज़ थे। तो जैसे ही मैं लड़ने लगा, मतलब कि तुझे उठा के सर डिग्गी में डाल के ले जाऊँगा साले, ये मत समझ कि 7-8 लोग तुम, कोई देखेगा भी नहीं भाई, जब पढ़नी शुरू होंगी ना सब भाग जाएंगे। तो जैसे ही गया तो पवन सर आ गए, तुझे पता है ये, उन्होंने उल्टा मुझे गाली दे के वहाँ से मुझे लेके गए कि नहीं लड़ना, ऐसे तुझे मार दे। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि अच्छा तू इनको मार भी दे, 4-5 जनों को, किसी ने भी तुझे कट मार दिया, कोई भी लगे तेरा नुकसान है। फिर इवन जब मैंने साथिया छोड़ा, जब मुझे मारा गया पवन सर, तो मैं बहुत ही पैनिक था यार कि मैं फ़िल्म करने जा रहा हूँ बिग डैडी ऑस्ट्रेलिया, तो शो से आपने निकाल दिया। तो रात को मैंने 2:30 बजे फ़ोन किया इनको 2:30 बजे रात को कौन बेवकूफ़ करता है, वो पहला इंसान हूँगा मैंने अपने प्रोड्यूसर को, रात को डायरेक्टर को फ़ोन किया कि सर यार आपने शो से निकाल दिया मुझे, ऐसे कैसे। और कहते साले सुन ले पूरी बात मेरी, सुन ले पहले, ले तूने डिसाइड किया कि मैंने फ़िल्म करनी है ना, तो तू 20 दिन के लिए जा रहा है, 20-22 दिन के लिए, तो भाई तू लीड है शो का, अगर लीड 20-22 दिनों के लिए चला जाएगा तो हम उसके साथ क्या करेंगे, है ना। तो हमने सोचा कि नया एक्सपीरियंस करके देखते, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हम और नया कुछ हो जाएगा। तो बट ये है, तू टेंशन ना ले, तू अपना शूट करके आ फिल्म का, बिग डैडी का, तो जब वापस आए तू आते ही फर्स्ट डे मुझे कॉल करना, हम इसी पैसों पे एक नया शो करेंगे। तो थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिला कि चलो ठीक है। और जब मैं गया तो शो की टीआरपी कम हो गई थी, क्योंकि अहम बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था वो। है ना, शो की टीआरपी कम हुई तो दोबारा वापस, तो मैंने फ़ोन किया, वो तो फ़ोन कहते अच्छा तू आ गया, मैं हाँ आ गया। कहते आ जा ऑफिस गया, कहते देख सोनी का एक शो बना रहा हूँ मैं, पहले उन्होंने मुझे बोला सोनी का शो बना रहा हूँ मैं, तो उसमें तू तैयारी कर और मुझे एकदम मैसेज चाहिए एकदम। बहुत ठीक है। कहते बट ये है कि साथिया की ना टीआरपी कम हो गई है, तो चैनल डिसाइड करा कि हम ना अहम को एक नए किरदार में लेकर आए, जगी में। तो मन में लड्डू तो फूट ही रहा था, है ना। मुझे कहते पर सुन ले साले, कभी मीडिया किसी को नहीं बताना, अभी मैं बता रहा हूँ तुझे, नहीं तो देख लियो। और जैसे ही मैं बाहर निकला मैंने सबसे पहले फ़ोन किया, अरे आपने सुना नहीं जग्गी को वापस लेके आ रहे हैं क्योंकि उससे पहले उन्होंने 2-3 लोगों को कास्ट कर लिया था जो पुराने लोग थे,
उनका मुझे फ़ोन आया कि यार हमें ऑफिस से फ़ोन आया कि यार ऐसे ऐसे एक नया कैरेक्टर आ रहा है शो में, तो उसके अपोजिट आ रहा है, वो उसके अपोजिट आपको लेना है। तो वो तो मैं ही था फिर, तो इसलिए मैंने मीडिया को फ़ोन कर दिया, मुझे कहते, और जैसे ही गया फ़ोन तो उसके दूसरे दिन न्यूज़ में आ गया कि अहम को वापस लेकर आ रहे हैं। क्योंकि भाई इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की दोबारा और बात क्यों हो रही सुबह उठते साथ से मेरे पवन सर, साले तुझे बोला था मैंने, है कि बोल मत किसी को। बोल मत, फिर तूने कर दिया, तू हटेगा नहीं, मैं तुझे बता रहा हूँ, बैग उठा के तेरा घर वापस भेज दूंगा, क्योंकि मैं किसी काबू आता नहीं था। वो एक इंसान ऐसा जिससे मेरी फटती थी और मैं डरता हूँ, क्योंकि वो इंसान मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है ना। तो ये सारी चीज़ें थी, तो माँ का इतना बड़ा रोल होता है भाई। फिर जब बाद में जो चीज़ें हुई, जिया की एग्जिट हुई, ठीक है, रातों रात जो कई सारी चीज़ें होने लगी वहाँ पे कि मतलब जो रिप्लेसमेंट वगैरह जो नहीं, जिया को रातों रात लेकर। तो नहीं हुआ भाई। देखो कैसा था ना, बहुत टाइम से चल रहा था वो पंगे, क्योंकि जब झलक का आपको ऑफ़र किया जाएगा, आपको पता है जब आप साइन करोगे तो आपका न्यूज़ में आएगा, जब न्यूज़ में आएगा तो ऐसी चीज़ें फैलेंगी ना, फिर पता प्रोड्यूसर चलेगा फ़ोन वगैरह करते हैं। क्योंकि उस टाइम पे हमारे लिए भी ऐसा नहीं था कि इजी था, क्योंकि साथिया बहुत ही बड़ा शो था और हम लोग जो अपना सारा वक्त साथियों को देते थे 12-15 घंटे, है ना, और वो हट के अभी 15 घंटे अगर मैं रेसल्स करने जाऊँगा तो 3-4 घंटे तो रेसल्स होगी मेरी, फिर वहाँ पे 2-3 घंटे वैसे जाएंगे, तो मैं सोऊंगा कब, फिर मैं काम कब करूँगा, मतलब मेरा शो पे वो सारी चीज़ें असर पड़ेंगी। तो उनका यही मानना था कि आप शो कर सकते हो लेकिन रियलिटी शो नहीं कर सकते। आप एक आध दिन का शूट हो या 2 दिन का हो फिर तो कर लो आप, नहीं कंटिन्यू आपको रियलिटी शो करोगे तो आप हमें कब टाइम दोगे फिर। तो उनका मानना ये भी था, तो जो हमें बाद में रियलाइज़ हो कि बाकी यार 24 घंटे में कितने अपना शो भी करेंगे, सफ़र कौन सा करेगा, हमारा शो करेगा जिसकी वजह से आज हम बने। तो उनकी बात भी बिल्कुल जायज़ थी, तो मैंने मान लिया, जिया ने नहीं माना। फिर जो बाकी सब हुआ वो सबके सामने था वो। अब बाकी क्यों मुंह खुलवाना है, छोड़ो भी। रात गई बात गई, क्यों भाई हंस लो यार थोड़ा सा। क्या रिएक्शन था आपका जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, जब उन्होंने तो नहीं माना और आपने मान ली ये बात, जो वहाँ पे अब उस टाइम पे रिएक्शन ये था, मैं रिएक्शन की बात अभी बताता हूँ तुम्हें। जिस दिन जिया को रिप्लेस किया गया है उससे 2 दिन पहले हमने मेकआउट सीन शूट किया था, हनीमून मतलब सुहागरात का सीन शूट किया, बिकॉज अहम ऐसा था शादी करके उसके आ जाता है उसके साथ, बट कभी हमारा मेकआउट सीन हुआ ही नहीं था, नॉट इवन। हमारा तो ऐसे होता था, टच भी हो गया ना ऐसे ला 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 ला, अगर ऐसे देख रही है तो ला ला ला, मतलब 50 शेड्स होंगे सिर्फ ला 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 के हर चीज़ में। मतलब अगर अहम जी खिड़की पर खड़े और जिया और उसने गोपी ने से देख लिया तो ऐसी आंखें मिल गई तो ला 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 ला, अगर मैंने ऐसे शर्ट पहनी तो सामने आ गई तो ला ला, मतलब कुछ भी करते बस वो बजा देते थे, वो पता नहीं क्या था उनका जो आज देखने को मिलता है। तो अभी 2 दिन पहले हमने होली सीन शूट किया था मैंने और जिया ने, जिसमें भांग भांग का लड्डू खा लेता हूँ, और फिर हमारा मेकआउट सीन शूट हुआ था मेरा और जिया का। तो ये सीन हुआ और 2 दिन बाद जिया रिप्लेस हो गई। और क्या रिएक्शन था आपके, भाई ये हो क्या रहा है ये। एक तो वो रिप्लेस, एक तो वो तो रिएक्शन जाता ही जाता था, और सबसे फनी बात ये है तो देवलीना को जब शूट पे बुलाया गया दोपहर को, वो आई सारी न्यूज़ व्यूज़ करने के बाद, पवन सर है अहम चल अहम, मैं कहाँ चल दोबारा से फिर स्वागत मना। कोई इंट्रोडक्शन नहीं देवो के साथ, न हेलो न हाय, वो रूम में पहुंची, बेडरूम में आज आई है वो सीन करने, और आते मुझे खड़ा कर दिया, चलो भाई तुम लोगों का सीन क्या है कि हमने सोचा चैनल ने कि जैसी नीचे गिरेगी ना जिया के साथ, जैसी नीचे जाएगा तो देवलीना आएगी फिर। तो वो मेकआउट सीन भाई वो सबसे ज़्यादा हिलेरियस एम्बैरेसिंग था, क्योंकि हम दोनों ये देखते रहे यार, ना तो एक होती है थोड़ा सा मतलब फ्रेंडली हो जाता है, क्योंकि एज एन को एक्टर के साथ अपना फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है, आपको सीन्स करने हैं। और उस वक्त जिया के साथ में कैसा बॉन्ड था आपका। अच्छा था, मेरा सबके साथ ही बढ़िया रहा है। मेरा सबके साथ बढ़िया रहा है यार, लेकिन वो जो मतलब पवन सर का और चैनल के वो एक्सपेरिमेंट था ना, वो मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग था कि मतलब सीधे बेड पे ना कोई सीन हेलो ना है, सीधा बेड पे लेट जाओ जी, चलो लग जाओ। और आपको वो भी होता है एक साउंड आता है, चलो भाई लेट जाओ, हाँ चल हम हो जा शुरू।
तो वो था बहुत अमेजिंग था वो भाई। वो खैर चलो बहुत बट अच्छा हुआ और लोगों ने देबो को एक्सेप्ट भी कर लिया था विद इन 2 वीक में ही, बिकॉज पहले थोड़ा सा लगा लोगों को भी ये जिया मानी कैसे चेंज कर दिया इन्होंने, थोड़ा सा हुआ था, बट फिर देबो को उन्होंने एक्सेप्ट किया। और जब ये पहली खबर जब ये आती है कि जिया मानिक जो है रिप्लेस हो गई हैं, पहला रिएक्शन क्या था कि भाई शो की मेन हीरोइन गोपी बहू, वो तो ऐसा था ना यार कि हम लोग क्योंकि वो मैं चली एक- जा वो मैं- कैसा था ना, मैं एक देखो interview इनका देख- देखो जी। कैसा था, इनका आपस में चल रहा होगा भी चेंज करना है। और आपको पहले से मालूम नहीं था ये, आपको सीधे सेट पे मालूम पड़ा हमें यही तो पता चल गया था भी ये पंगा होगा, कुछ ना कुछ बड़ा पंगा होने वाला है। कि बातें बहुत आगे तक पहुंच गई हैं। हाँ भी बात हो गई है, बहुत बड़ा पंगा होने वाला है, बट सीरियसली ये नहीं भी सोचा था कि इतनी जल्दी ही ऐसे डिसीजन ले लेंगे शो को ऐसे, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने रिप्लेस किए होंगे चैनल, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार कर रहे हैं। चैनल हमेशा अपने आप को सही रखने के लिए या सही दिखाने के लिए बहुत सारे डिसीजन लेता है, चाहे गलत क्यों ना हो, है ना। भाई उनका चैनल है जो भी है, वट कहने की बात ये है कि यार हम लोग दोपहर को हम उस दिन हमारा सुबह शूट नहीं हुआ, दोपहर का कॉल टाइम दिया हमें 2 बजे का, और 2 बजे कॉल टाइम दिया। मुझे भी ऐसा था कि चल मेरा सीन नहीं होगा, क्योंकि हम पूछते भी नहीं थे ना कि किसका सीन है सुबह। मुझे था कि 2 हमें तो ये होता अच्छा 2 बजे कॉल टाइम, वाह मज़ा आ गया। और पता ही नहीं बैक स्टोरी में क्या चल रहा है क्या नहीं हो स्टोरी रहा में क्या चल रहा है, रात इन्होंने ऐसा डिसीजन ले लिया और आज और सुबह उसको मतलब रात को जिया को भी उन्होंने कॉल टाइम नहीं दिया होगा या दिया होगा, सुबह कैंसिल कर दिया होगा। तो ये तो जब 2 बजे हम सेट पे पहुंचते हैं तो मीडिया ही है चली जा रहा है, और इतने में तो क्या तैयार हो गया आ जाओ भाई सेट पे फटाफट। और क्योंकि उस दिन मैं और कोकिला जी, रूपल जी और देबुलीना थे और कोई नहीं था सेट में, उन्होंने जिया को कॉल टाइम देके कैंसिल कर दिया था शायद में भी। अच्छा, हाँ भी रात को कॉल टाइम दिया होगा, सुबह कैंसिल। कैंसिल कर दिया। और ये सुनने के बाद में क्या रिएक्शन था यहाँ पे? भाई ये तो ज़्यादा वही जिया मानी की बता सकती है। क्योंकि मैं एक इंटरव्यू देख रहा था अभी एक रूपल जी का, मैंने उसको जहाँ पे उन्होंने एक बात ये कही है कि जब जिया की जब जाने की बात हुई ना तो बहुत ज़्यादा रोई है, बहुत इमोशनल हो गई वो। यार क्योंकि यार हम एज एन एक्टर हैं और हमारा एक बॉन्ड बना हुआ 2-3 साल से, तो आपको वो फीलिंग तो होती है ना यार, है ना। और मुझे भी बहुत बुरा लगा कि यार ऐसे कैसे रिप्लेस नहीं करना चाहिए था, समझा देते, बट उस मैटर में वो चीज़ इतनी हद तक चली गई थी, क्या ही बोलेगा कोई, क्योंकि क्योंकि बोलने वाला एक इंसान है, समझाने वाले आपको 10 लोग हैं। तो बट उसको बहुत सर्वाइव करना पड़ा जिया को भी, बट हाँ उसको फिर शो भी किया उसने। उसके बाद फिर कैसा था कि उसने वो शो के साथ साथ में उसको जीनी और जुजू मिल गया फिर एकदम से। देन आई फील रिलैक्स कि चलो भाई अब ठीक है, वो भी काम कर रही है, हम भी काम कर रहे हैं, तो अपने अपने काम में बिजी हो गए फिर। तो वो भी उसका 2 साल चला, उसका 2 साल तो उसने काम किया, आई थिंक उसने 1-1.5 साल आई थिंक किया उसने जिया ने। बतौर को एक्टर, बतौर फ्रेंड, क्या लगता है वो जो उनका जो फैसला था वो सही था कि गलत था? देखा जाए तो भाई वो गलत ही था हमारा फैसला, चाहे अगर मैं भी करता तो गलत ही था फैसला, क्योंकि रियलिटी शो से आप कुछ बन नहीं पाओगे। क्योंकि होता क्या है ना, सब घूम फिर के एक ही जगह आते हैं, आज यहाँ आप काम कर रहे हो, कल कहीं और काम करोगे, लेकिन वो जो बॉन्ड है, जो एक कमिटमेंट होती है ना कि मैं ये शो कर रहा हूँ एक पैसों के लिए, एक शो के लिए, वो चीज़ को छोड़ के दूसरी जगह जाना, तो वो आई थिंक कहीं ना कहीं जाके वो आपको सर्वाइव करना पड़ेगा। क्योंकि वो उनका ये होता कि यार आज इसने पैसों के लिए शो छोड़ दे, कल को ये भी शो छोड़ देगा, मतलब वो एक जो होता है ना ट्रस्ट, वो टूट जाता है। तो वो फैसला तो कहीं ना कहीं अगर देखा जो वो अपनी जगह सही थी, उसको था मुझे झलक करना है, हम अपनी जगह सही थे कि मुझे भाई मिल गया चलो मुझे नहीं करना, बट एंड स्टोरी अच्छी थी। फिर डेबुलिना की जब एंट्री हुई, हाँ खबरें ऐसी भी थी, ऐसा कहा भी इवन आपने भी ये सारी चीज़ें कही हैं कि भाई लड़ाई हो गई थी आपकी बात नहीं बना करती थी, कई सारे 7-8 महीने तक तो माहौल कुछ इस तरह से रहा मैं कि आप दोनों ने बात ही नहीं की एक दूसरे से। वो हम ऐसे रिहर्सल कर रहे थे यार, करते करते कुछ ऐसे बात होगी, फिर मैंने बहुत ऐसे सुना दिया, गाली वाली दे दी, और हमने 6-8 महीने तक बात नहीं की आपस में। बट अब बात नहीं कर रहे लेकिन सीन कर रहे हैं। सीन करे तो वो कैसा होता है कि सीन अब मैं ज़्यादा अच्छा करूँगी, मैं ज़्यादा अच्छा करूँगा, अरे मैं इसको दिखाता हूँ करके अभी। अच्छा, ये भी होता था? हाँ ये भी एटीट्यूड होता है, अच्छा मैं दिखाता हूँ, तो वो दिखाने के चक्कर में, कंपटीशन के चक्कर में वो सीन और अच्छा हो जाता था। क्योंकि अब हम फालतू नहीं बोल रहे ना, हम कैरेक्टर में रह रहे अपने।
अपने कैरेक्टर में है और पता है कि मुझे ये चीज़ अच्छा मैं इसको आज ऐसे अब वो सीन आ गया लेके कि तुम्हें इसको ऐसे बोलना। अब मैं उसके 10 विजुअल कहाँ हम बात करते तो वो उतने विजुअल नहीं बना पाते हो। जब आप सीन करते हो तो अगर आप 10-15 मिनट तक नहीं बोलते हो किसी से तो आप ज़्यादा विजुअलाइज करते हो कि मैं इस सीन को बेहतर कैसे कर सकता हूँ। अब डायरेक्टर ने बोल दिया कि अब यहाँ बैठ के डायलॉग बोलने हैं, अब तुम वो देख लो यार अहम कैसे बोलेगा अभी। तो अब मुझे लगता है कि अगर मैं ये सीन को ऐसे बोल दूँ फिर मैं ऐसे हो जाऊँ तो मैं ऐसे कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है ना। जितना आप स्किल से दिखा सकते हो आप दिखा सकते हो उसमें। और उस टाइम पे ऐसा भी था ना कि देबू और गोपी की और अहम की जोड़ी बहुत ही पॉपुलर थी। पॉपुलर जोड़ी है, बहुत ही सक्सेसफुल जोड़ी है और बहुत ही बॉन्ड बहुत अच्छा दोनों का हस्बैंड वाइफ का एक बॉन्ड होता है वो बहुत रियल दिखता है। तो रियल दिखने के चक्कर में हम लोग और बेहतर कर जाते थे। लेकिन भाई 7-8 महीने बहुत बड़ा टाइम होता है यार ये। इतनी लंबी लड़ाई कैसे खिंच गई है? लड़ाई नहीं थी, ईगो थी। ईगो थी। अभी मैं भी नहीं बुलाऊंगा, मैं भी तो एक दिन सीन करते ऐसे ऐसे हंस पड़े तो ऐसे करते और वो हमें पता भी नहीं हम लड़ाई कब थे फिर, वो ऐसा था। बट हमने हाँ ये मैं सच बता रहा हूँ ना कभी जिया से ना कभी देबुलीना से कभी ऐसे नहीं हुआ कि लड़ाई होगी तो हमने प्रोडक्शन को या प्रोडक्शन हाउस को सरवाइव करने दिया उसकी वजह से काम रुक गया या मेरी वजह से, ये कभी नहीं हुआ। सेट लड़ाई होगी हमारे कमरे में हुई होगी लेकिन सेट पे नहीं कभी ऐसे या सीन छोड़ के चले गए मैं जा रहा हूँ मैं नहीं करूँगा। जैसे बहुत सारे आपने देखे होंगे सीन सुने होंगे लोगों से कि इतना सीन क्रिएट कर देते भी हीरो चला गया रूम में मैं नहीं आऊँगा जी मैं नहीं करूँगा, या हीरोइन ने बोले मैं नहीं करूँगी इसके साथ। हमारे ये कभी नहीं हुआ, ये कभी नहीं हुआ। ये कभी नहीं हुआ। नॉट इवन सिंगल आर्टिस्ट मेरा कभी किसी के साथ नहीं हुआ ऐसा कि मैं इसके साथ सीन करने लगा अभी। अब तो फिलहाल बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन अब जब इतने ठहराव के बाद में लाइफ जब इतनी आगे बढ़ जाती है भाई, सब कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, तब क्या लगता है तब अब जब ये सारी चीज़ें जब आप सोचते हैं, जब ये सारी चीज़ें दिमाग में भी आती हैं तो क्या लगता है कि कौन गलत था वहाँ पर? लड़ाई जब होती है दोनों ही गलत होते हैं ना जी। लड़ाई की ऐसा नहीं हो सकता ना एक बंदा गलत हो। आप बोलते कुछ हो और उसका रिएक्शन कुछ और मिलता कभी कभी। और उस टाइम पे कैसा था कि मैं रिहर्सल कर रहा था वो नहीं आई तो मैंने अपने शेड्यूलर को बोला कि बुला यार मतलब क्यों नहीं आ रही वो, मैं कब से रिहर्सल्स करा जा रहा हूँ अकेले ही। तो वो गया उसको बुलाने तो उसने कुछ और जाके बोल दिया, कहता आजा यार वो अहम बोल रहा है, वो कहता मैं भी नहीं करूँगा, जबकि मैंने तो ये बोला ही नहीं। मैंने ये नहीं बोला कि मैं नहीं करूँगा, मैं उसको बोला कि तू बुला ले उसको, मैं अकेला कब तक करता रहूँ अकेले, अकेले की रेसर्स नहीं है ना। हाँ अकेले करी जा रहा मैं अकेले क्यों करूँगा ना, जब दो लोग की रेसर्स हैं दोनों को परफॉर्म करना है कि जब वो आएगी तब फिर दोबारा मुझे रेसर्स करनी पड़ेगी, है ना। तो या तो मैं अकेले ना करूँ उसके साथ ही करूँ या तो उसको बुला ले हम साथ में करते हैं। अब उसने क्या जाके बोल दिया उसको कि वो रिहर्सल नहीं कर रहा। वो आजा प्लीज़ यार, नहीं तो वो भी कहता वो मैं भी नहीं करूँगा कहता। अब ये नहीं बोलता तो उसने बोल दिया कि क्यों अगर उसको नहीं करें तो ना करे, वो अपनी कर ले मैं अपना कर लूँगी। और ये चीज़ मैंने सुन ली तो मैंने उसको फिर बहस हुई, बहस से जो भी फिर आपने देखा स्टार पावर। हाँ फिर जो भी हुआ फिर, बट वो चीज़ तो मैंने उसको ही पकड़ा। फिर माँ ये चीज़ तो मैंने बोली नहीं ना तुझे भाई, फिर मैंने उसकी भी क्लास रही। एक तो होता था कि साला अब इसको पता चल गया तो वहाँ बोलते कुछ हो, तो इसलिए कहता हूँ कि हम जब बोल देते हैं उसका रिएक्शन कुछ और निकलता है। तो करते हैं लोग ऐसे होते हैं कुछ, बट ठीक है अच्छा टाइम था हमारा। वो जब शो में आई हैं तभी से या शो नहीं हिट होने ये के बाद में? उसके शो के काफ़ी टाइम की बात है, ये बात है जी और आई थिंक 14 या 15 की बात है, 14 या 15। मतलब शो ने जब पिकअप पकड़ लिया हाँ था। पिकअप डेवो शो का में तो कैरेक्टर हमारा लोगों तक पहुंच गया। जो शो का पिकअप था वो तो हमारा आई थिंक जब शो शुरू हुआ था उसके 2 हफ्ते बाद ही शुरू हुआ था पिकअप, वो कभी पीछे तो आए ही नहीं। उस टाइम भी हमारी टीआरपी थी यार शो की 5.8 पता नहीं 6 थी। इतना मुझे याद है कि 5 साल तक हमने किसी भी शो को अपने बराबर नहीं आने दिया। ऑलवेज दे आर नंबर 1 शो फॉर टीवी इंडस्ट्री। कितने सारे शोज़ कलर्स के जो बंद हो जाते 7 बजे के स्लॉट पे, क्योंकि 7 बजे के स्लॉट का हमने प्राइम टाइम बनाया। कहीं तो आपने इंटरव्यू के दौरान बोली है कि विशाल से आपने डिस्कस किया था इस बारे में, यार 7 बजे का एपिसोड ये लोग टेलीकास्ट दे रहे हैं, 3 महीने से ज़्यादा टिकना नहीं इस शो को। वो कैसा था कि हम दोनों पंजाबी हैं भाई। हाँ। वो भी पंजाबी है मैं भी हूँ। हमारा ना शो का मुहूर्त था, पूजा रखी थी, पूजा रखी तो हम सेट पे गए तो गुजराती शो था हमारा। जब पूजा से हम निकले दोनों तो जब हम पता चला 7 बजे, हम डिसअपॉइंट कब हुए
7 बजे, ना कि स्टार प्लस से, 7 बजे। एक तो कैसा था कि यार 7 बजे यार छोटे, कहता हाँ यार नाजी 7 बजे, माँ 7 बजे मैच कौन देखेगा, एक साल एक तो है पंजाबी, ऊपर गुजराती शो, वो भी 7 बजे आएगा, है ना, माँ घंटा चलेगा। और शाम को तो महफिल सेट होने का टाइम होता है। तो दूसरी चीज़ ये थी कि यार 7 बजे आएगा तो कौन देखेगा वहाँ गुजराती शो को, 7 बजे तो लोग ऑफिस में होते हैं। तो हम दोनों ने ये सोचा कि यार 3-4 महीने चलेगा, दोनों भाई स्टार पे दिख जाएंगे, थोड़ा सा अपना नाम वाम कमा लेंगे, हम तो निकल जाएंगे। तो हमने ये तक बात की हुई थी, दोनों रिक्शा में बैठे आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं सारी। पर वो ये उसके साथ ही बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है मेरा, इवन अभी भी वो इकलौता ऐसा इंसान है जिसको मैं छोटे बोलता हूँ, मैं किसी को नहीं बोलता। मतलब भाइयों की तरह। हाँ, वो नाजी बोलता है मुझे और मैं छोटे बोलता हूँ उसको। और किसके साथ में आपने सेट पे आपका जो बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रहा है, जो आप आज तक वो बॉन्ड है? सबसे ज़्यादा बॉन्ड किस-किस जो के रहा है टच में मेरा आप अभी तक? सबके साथ, अगर सबसे ज़्यादा अगर मेरा बॉन्ड रहा है, पहले विशाल और फिरोज़ा, ये दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज थे मेरे, क्योंकि तीनों भाइयों की मतलब हम इतनी मस्ती ज़्यादा करते थे, तीनों इकट्ठे ज़्यादा टाइम रहते थे, हम हमारा टाइम बहुत स्पेंड करते हम एक दूसरे के रूम में। इवन यहाँ तक कि बेनी और विशाल ने तो रूम लिया ही नहीं हमने कभी, हम एक ही रूम में रहते दोनों भाई। और वो ऐसे होता था कि यार नहीं, छोड़ने का मन नहीं करता, तो फिरोज़ा फिर वहीं आके घुस जाती है हमारे बीच में। तो हम तीनों वो दोनों मेरे बहुत क्लोज रहे, सारे थे वैसे, जिया भी थी, देवो भी है, और सबसे मेरी बात होती भी है, अभी भी होती है, लेकिन ये दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज है मेरी। रूपल जी? रूपल जी भी ऑलवेज, मतलब एकदम जैसे कि माँ का दर्जा है ना, क्योंकि मैं वैसे भी रियल में मामाज बॉय रहा हूँ, तो वो हमेशा से उन्होंने उतना प्यार दिया, बहुत रिस्पेक्ट दिया उन्होंने, और फिर मैंने भी वो कभी वो लीक कभी क्रॉस नहीं की। मुझे पता है कि यार उनका क्या दर्जा है, लेकिन हमेशा बहुत अच्छा रहा है। वो बहुत हम्बल है और बहुत सिंसियर हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है सच में। बहुत पंचुअल है टाइम को लेके, अपनी लाइन्स को लेके। वो हमें लगता था यार वे अपना ऐसे क्यों दिखाते हैं, ये ऐसे क्यों करते हैं, बट नाउ आई रियलाइज़ कि यार एक अच्छे आर्टिस्ट की यही पहचान होती है कि अपने काम को लेके और अपनी सिंसियरिटी को लेके कितना पंचुअल है वो। तो वो सीखने को बहुत मिला उनसे। एक्टिंग के बहुत सारे स्किल्स मैंने उनसे बहुत कुछ सीखे हैं। इवन कॉमेडी की जो मेरी उर्मिला जी थी, वंदना जी, उनसे बहुत सीखने को मिला। वो बहुत ही चुलबुल है, जैसी रियल में है वो वैसी हैं। फिर हेतल जी, मतलब वो एक होते ना जो फैमिली को जोड़ के रखती है, वो वाकई में वैसी औरत है। और ये 2-3 औरतें ना हमारे परिवार में ऐसी थी, ये जोड़ के रखती थी, साथ में खाना खाना, सब कुछ साथ में। इवन राशि, शी इज़ सो स्मार्ट, बट उसके साथ मेरा ऐसा बॉन्ड था कि यार ना ज़्यादा ना कम, ना तो मैं कम, वो कम में देखती थी मुझे, ना ज़्यादा में। वो ऐसा होता है भाई की बीवी है तो है ना। और एक हम लोग ना इतने साल रह के ना, हम एक कैरेक्टर में घुस गए थे, तो वही बॉन्ड हम दिखते थे हमारा कि ये भाई की बीवी है तो इससे थोड़ा कम ही रखनी है भाई, तो उसको छेड़ते रहना कि, क्योंकि वो जब भी खाना लेके आती दोपहर को, उसके बाद इतनी आई थिंक इतनी वो बाउल होती जिसमें वो खाना लेके आती थी, मराठी है ना वो, इतने से बाउल में वो दाल लेके आती थी, और इतनी सी छोटे से वो स्टील का एक बाउल होता है, उसमें वो अपना आम की वो लेके आता था, चटनी लेके आती है आम की, या मैंगो काट के होती, उसको मैंगो बहुत पसंद था। तो मैं कहता ये क्या भाई, कहती नाजी मुझे इतना ही खाना है, मैं किसी और के भी ले आया कर। हाँ तो तू खा ले ना, कौन सा मैं मरीज आ रही हूँ, खा ले इसमें से, तो उसमें से ही वो खिलाती थी। आपके 2 को एक्टर्स, हाँ, डेबलिना और जिया, किसको आप को एक्टर मानते थे, कलीग मानते थे, और किसको आप अब भी दोस्त मानते हैं, अगर उन दोनों की अगर मैं बात करूँ तो? जिया के साथ भी मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है सीरियसली, और देबोलीना के साथ भी, क्योंकि हम बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। जिया के साथ तो ऐसा कि 3 साल हमने काम किया है, ढाई साल काम किया है, 2-2.5 साल काम किया है, और देबो के साथ मैंने 5 साल काम किया है। सो मैंने दोनों को, मुझे पता है कि यार मेरी को एक्टर है, मेरी दोस्त है, तो मैंने कभी भी अपनी जो एक लाइन होती है ना लड़कियों को लेकर, मैंने वो कभी क्रॉस ही नहीं की।
मैं मस्तियाँ करता हूँ, फ्लर्ट करता हूँ सेट पे। जो करना मैं सेट पे ही करता हूँ, है ना। चाहे कुछ भी करूँ, फ्लर्ट करूँ या मस्ती करूँ या उनको छेड़ूँ, जितनी परेशान करूँ मैं। मतलब अभी तो सुधर गया हूँ थोड़ा सा, मैं तो बहुत परेशान करता था, किसी का हाथ नहीं आता था और किसी की सुनता भी नहीं था। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि मतलब कि कोई शरारत आपके ऊपर भारी पड़ गई हो? हमेशा मेरे भी पड़ती थी भाई। जैसे एक दो कोई अगर किस्सा बताना चाहें आप। एक बार क्या हुआ कि इस तरफ से कोकिला जी ने आना होता है बेडरूम से निकल के, और मैं, राशि और जिगर, हम तीनों ने किचन से निकल के और हम मिलते आपस में। और सीन ये था, बहुत सीरियस सीन था कि गोपी मिल नहीं रही, कहाँ गई है गोपी, कहाँ है गोपी, घर पे भी नहीं दिख रही, सारा घर ढूंढ लिया है। मोटा काके से पूछा, मोटा काके मुझे भी नहीं पता। ऊपर देखो तो वो सब ढूंढ रहे हैं, हम भी ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रही। और वो बहुत सीरियस सीन है बहुत, क्योंकि उसके बाद ये था कि गोपी को पता चलता है कि मुझे किसी ने किडनैप कर लिया, ऐसी कोई अफवाह होती है। अब वो पजामा जो पहना हुआ था वो इतना बड़ा होता है ना हमारा पजामा, पतला सा वो जो होता है कि तो कब होता है इतना ऐसे लंबे तक, मैं मतलब 2 इंसान आ जाए उस पजामे में, इतना लंबा होता है। अब वो फंस गया पैर में मेरे और पैर से निकल नहीं रहा। उसको देख के उधर चली जा रहा है, निकल नहीं रहा। उसको तो राशि भी लोड बोड हो रही है, पागल हो रही है, उधर ही विशाल हुई जा रहा है। उधर डटे था, एक्शन, कोई नहीं आ रहा। इधर तीनों हंस रहे हैं हम। कोकिला जी बहुत सीरियस है, उनको रोना है, हमें मिलती है कि मेरी गोपी बहू कहाँ चली गई, मेरी गोपी बहू कहाँ चली गई, उनको रोना है और हम हंस रहे हैं और हम सीन में आ ही नहीं रहे हैं। तो डायरेक्टर ने सीधा जाके पवन सर को फ़ोन करा कि कुछ नहीं करना इनके साथ, काम ही नहीं करना। ये बहुत परेशान कर। होता क्या था ना, कोकिला जी हमें तो कुछ नहीं कहती थी, डायरेक्टर को बोलती फिर, तुमने छूट दे रखी है इनको, तुमने ये कर रखा है। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी हरकतें तो वो मेरे पे भारी पड़ जाती थी। तो सारी क्लास लग रही है आपकी? हाँ, एक बार तो अभी मुझे याद है, एक बार ईद का टाइम था, ईद पे मैं घर गया था और आते हुए मुझे पवन सर ने बोल दिया कि आते हुए ना शीर कौरमा लेके आना यार। मैं अच्छा ले आऊँगा जी। और शीर कौरमा मैं ले गया, है ना, और उसमें सेट पे पहुँच गया। तो उस दिन पूरी किंजल की फैमिली भी, हमारी फैमिली भी, सारे एक को, मतलब वहीं था, कुछ फंक्शन का चल रहा, कुछ तो फंक्शन था हमारे घर पे। अब उन्होंने देखा ये क्या माँ, शीर कौरमा साले बहुत यमी बनाई है। वो कहता अच्छा माँ कोई नहीं, हम पवन सर को खिलाना है। तो किंजल कहती भाई अहम भाई 1 स्पून तो खिलाओ ना यार, खुदा की कसम 1 स्पून तो खिलाना है करके। बस चल खा के देख। अब उसने खाया तो इतने में धवल आ गया, आशीष, उसने खाया तो इतने में छोटा छोटा विशाल कहता नाजी हराम दो कुत्ते हो तुम लोग, मेरे बिना खा रहे हो। माँ तो भी खा के दे। वो उसने कहा कहता यार कितना यमी बना है। अब हम सारे आपस में ऐसे देख रहे हैं भी क्या करें। कहते हम सब ने ख़त्म कर दिया। वो लेके किसके आ रहा हूँ, पवन सर के लिए मैं, और हमने वहीं खा लिया, ख़त्म कर दिया। और ख़त्म करने के बाद हम क्या भी, उसके बाद हमने रियलाइज़ वो भी अब क्या करें भी, अब तो गए हम काम से, मगर काम करते हैं, दूध मंगवाया हमने गर्म। दूध मंगवाने के बाद उसमें नहीं चावल ऐसे ही डाल दिए, उसे दूध गर्म दूध में ऐसे करके ना, इतना टाइम नहीं था भाई हमारे पास कि बनाए, पता चल जाएगा ना बनवाएंगे तो, यही पता है। उसमें शक्कर डाल दी। अब वो शक्कर डाली ना, वो मिक्स नहीं किया हमने, गलती ये कर ली। और बाउल उठाया से मैंने, मैं पर दूर दूर हो थोड़ा सा हटे, वो ऐसे फेंक दिया। शीर कौरमा गिर गया। अच्छा, शीर ये आपने लगाया शूटिंग वाला दिमाग। हाँ भी गिर गया। अब पवन सर को बोला, पवन सर कहते यार क्या हो गया। मैं सर वो शीर कौरमा ऐसे गिर गया यार, ऐसे करके। कहा अच्छा क्या चल वो पता नहीं एकदम ऐसे, उनको भी ऐसे कभी ऐसे होता भी नहीं था ना, एकदम कहते चल साले देखो इधर। माँ देख लो यार, झूठ थोड़ा बोल रहा हूँ मैं, अंदर है साले सब कुछ किया। तो ये शक्कर भी घोल लेते ना, जो मिक्स तो कर लेते इसको, ये शक्कर तो ऐसी की ऐसी दिख रही है। तो वहाँ से हम पकड़े गए। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स हैं, हमने बहुत सारी ऐसी हरकतें की हैं। दोस्त और कलीग वाला जो मैंने सवाल पूछा था, उस पर क्या कहना है आपका? दोस्त, कौन दोस्त था और कौन कलीग था? दोनों ही दोस्त हैं मेरे, दोनों ही सीरियसली। अब सब ठीक है? हाँ सब बढ़िया। अभी भी देवो ने भी रमज़ान में, उसे रमज़ान खुलवाना था मेरा, तो मैंने उसको बोला कि भाई मैं रमज़ान में तो चला जाऊंगा और मैं उम्रा पे जा रहा हूँ, फिर आके मैं मिलता हूँ। इवन मैं उससे मिलूँगा अभी थोड़े दिनों में।
जिया से बात हुई मेरी अब थोड़े दिन पहले, क्योंकि उसका उसकी फिल्म आई है ना, काम चालू है, तो उसके लिए तो फिरोज़ा से ही बात होती है। विशाल अभी अमेरिका गया हुआ है, तो उससे ही बात, अभी थोड़े दिन पहले उसके मुझे फ़ोन आया रात को कि 11:30 लास्ट सैटरडे, नॉट दिस सैटरडे, लास्ट सैटरडे, उसका फ़ोन आया कि 11:30-12 बजे, नाज़ी आई मिस यू यार, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ तुझे। मतलब होता है ना फीलिंग, तो ऐसे एक्सप्रेस करते रहते हैं फीलिंग अपनी, तो ऐसे बॉन्ड बना हुआ। और पवन सर तो मैं अभी मिल गया उनको, तो अभी थोड़े दिन पहले, तो ये चीज़ है। एक और जो खबर आई थी इन दिनों कि मतलब आपने शो को छोड़ दिया, बहू बेगम की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, क्या वजह थी भाई कि वो बीच चलते कैरेक्टर में जो आपको उससे निकलना पड़ा, या आपको ठीक नहीं लगा वो कैरेक्टर आगे का? नहीं, निकला नहीं था मैं। वो एक्चुअली क्या हुआ था ना कि मैं दिवाली पे छुट्टी लेके घर गया था, और उसी टाइम मॉम का तबीयत ख़राब हुई उनकी, और मॉम की फौत हो गई, और फिर उस चीज़ से निकलने के लिए मुझे टाइम चाहिए था। सही बात है। मुझे था कि मुझे यार एटलीस्ट मंथ तो चाहिए मुझे, मैं ताकि जो ये है इससे थोड़ा सा निकल के राहत थोड़ी सी मुझे मिले, तो मैं काम कर सकता हूँ। बिकॉज मैं किसी भी लेडीज़ को देखता ना बच्चों के साथ, देन आई फील क्राइंग, उस सिचुएशन में फंसा हुआ था, उस जोन में चला गया था मैं। तो वो निकलने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था, और उनके पास वक्त नहीं था। वो कहते भी 4-5 दिन तो हम छुट्टी आप लेके गए ऑलरेडी, उसके लिए फिर मैं वो कर नहीं पाऊँगा, तो आपने मना कर दिया उस कैरेक्टर? हाँ। पर वो शो उसके बाद 2-3 महीने चला, उसके बाद शो बंद हो गया था वो। ये अक्टूबर की बात है, आई थिंक जनवरी में, दिसंबर एंड और जनवरी फर्स्ट वीक वो शो शट डाउन हो गया था। नॉट इवन मी, मतलब वो शो की इतनी खास टीआरपी थी नहीं होती। पहले उसकी टीआरपी अच्छी थी, और प्राइम टाइम शो था कलर्स का, और उसकी टीआरपी 1.2 थी, और तुम्हें पता ही आज की डेट में 1.2 की टीआरपी कहाँ सर्वाइव करते हैं यार। क्या बदलाव आप देखते हैं टीवी के अंदर, एक आपके टाइम में और आपके टाइम में, अच्छी और बुरी चीज़ों मेरे अच्छे टाइम में मेरा यही था कि उनको, जब हमारा शो शुरू हुआ था, उन्होंने सोचा था कि अहम और गोपी की हम लव स्टोरी इस तरीके से दिखाएंगे, लेकिन वो किचन में घुस गए। किचन में घुसे तो हमारा नुकसान बहुत हुआ उसमें। हम 1 साल तक यही बोलते रहे, गोपी मेरी ग्रीन टी, गोपी मेरी ब्लैक टी, गोपी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। वो इसलिए बोलते रहे, मैं जितने बात कर रहे हैं पवन सर से, सर कहते क्योंकि किचन ड्रामा जो है ना अहम, वो बहुत हिट हो गया यार तुम लोगों का। तो हमने इस चीज़ को होल्ड कर लिया। अभी हमने क्या सोचा था, हम किचन ड्रामे पे जाएंगे, 2-3 महीने तक इसको ऐसे खींचेंगे, फिर हम अहम और गोपी का लव ट्रायंगल दिखाएंगे। लेकिन वो लव ट्रायंगल को साथ साथ ये जो किचन ड्रामा और भी ज़्यादा हिट है, सास बहू का, तो ये वहाँ शुरुआत हुई सास बहू की असली, कि एक ऐसी सास है जो बेटे के साथ भी वैसी ही है, इक्वल है, और बहू के साथ भी, मतलब कोई भी फैमिली का सदस्य हो तो उसके साथ एकदम निडर होकर स्पष्ट होकर खड़ी रहती है वो। तो वो चीज़ को उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया। तो 1 साल तक हम भले ही, मैं और विशाल तो आता था, वो तो मैं तो फिर भी बोलता था। लेकिन कभी ऐसा नहीं लगता था कि यार कि इन सारी चीज़ों को चलते मेरा स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम हो रहा है, या आप शो के लीड है कि थोड़े कम दिखाई दे रहे हो, क्योंकि पूरा मैं 20 दिन आते ही था यार, या फिर खाना टेबल बैठे खाना खा रहे हैं, बस रिएक्शन दे दी चले गए, या मैं बेडरूम में होता था, कपड़े चेंज की फाइल उठाई जाता हुआ, तो अहम जी गोपी बोलती थी, अहम जी आप, तो मैं बहुत उससे बात ही कर चला जाता था, या फिर मैं सीढ़ी से उतर रहा हूँ। तो ये मतलब ये पैटर्न था सीन, मेरे सीन का भी, बस सुबह का नाश्ता या फिर रात का डिनर, ठीक है, या फिर बेडरूम में एक सीन, फाइलें देख रहा हूँ ऐसी, और गोपी आती है ग्रीन टी लेके, मेरी कहता रख दो, और वो सो जाती है, तो मैं बढ़ रहा तो मैं भी सो जाता हूँ। मतलब सीन दिन के में 2-3 सीन तो दिखाते वो, पर अहम जो किरदार था ना बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज वो घूम मेरे पास ही था। क्योंकि एक सास अपनी बहू को बनाना चाहते कुछ, कि अगर तू अनपढ़ है कोई बात नहीं, अब तू आ गई है ना, मैं तेरी टीचर हूँ, तुझे मैं बनाती हूँ, मेरे बेटे को क्या पसंद है। तो बेटे की जो पसंद थी ना वो माँ को पता है, और माँ किसको बता रही है, बहू को, ताकि मेरा बेटा इसको पसंद करने लग जाए। उसको पता है कि ये जो गोपी है यही मेरे बेटे के लायक है। आपने एंजॉय किया उस कैरेक्टर को बहुत? ऑफ कोर्स यार, वो डे बाय धीरे धीरे का, एक दिन तो मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, मैंने सर को शाम को फ़ोन किया, सर क्या है यार, आता हूँ ग्रीन टी दे दो, ये दे। कहते यार तू कैसे लड़ेगा। उन्होंने मुझे बहुत चीज़ बात बोली, कि मुझे समझाया कि तू कैसे लड़ेगा अच्छा गोपी से, तू मुझे बता क्या करेगा, हम आज तुम्हारा सीन शुरू कर दे, क्या कहेगा गोपी को। यार एक अंबानी जैसा इंसान अगर उसकी अनपढ़ बीवी होगी ना, तो वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हो गया ना, बहुत ही क्लासी वे में जाके अपनी बीवी को बोले, बुझाते ही कहेगा गेट आउट, क्योंकि उसका अपना एक रुबाब, अपना एक रुतबा है यार, है ना, उसके अंदर एक
ठहराव है अपने काम को लेके, फैमिली को लेके। अगर तुम किसी से मोहब्बत कर, तुम किसी हद तक चले जाओगे ना, फिर उसकी गलतियाँ भी अच्छाइयाँ लगेंगी तुम्हें। तो वो तुम्हारी माँ वो बनाना चाहती है उसको, उस बीच में तुम्हें नहीं लाना चाहती, क्योंकि वो चाहती है कि जब मेरी बहू मेरे बेटे के सामने खड़ी हो तो वो छोटी ना दिखे, बराबरी के देखे। तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो धीरे धीरे हम एज एन एक्टर टू, मतलब वो जो होता है कि एक्टर कैसे समझता है, जैसे चीज़ें बताते, तो वो मैंने तब सीखी, वो जानी कि कैरेक्टर में रह के आपको चीज़ें कैसे एंजॉय करनी पड़ेंगी। तो वो कहता है वो मत सोच, तू ये सोच कि तुम्हारा शो कैसे जा रहा है, तुम उसको एंजॉय करो, उसका तुम्हें गॉड गिफ्ट है ये, ऊपर वाला शुक्र अदा करो कि 7 बजे के स्लॉट में तुम बिना कुछ किए भी ये सास बहू ड्रामे में अभी इतना चल रहा है। जब हम अहम और गोपी को लेके आएंगे तब ये कितना चलेगा। उस टाइम पे इतना टीआरपी प्रेशर नहीं हुआ करता था? होता था भाई कि टीआरपी लेना हाँ, लाना है, वरना टीआरपी इवन जब हमारे शो की टीआरपी 3 से ज़्यादा हो गई थी, फिर 4 हो गई, 4 साढ़े 4 तक तो हमें ऐसा था कि 4 से नीचे आती थी ना, हम पैनिक हो जाते थे कि क्यों भाई, क्यों हो गया, कैसे कम हो गया। इतने ट्रैक चेंज कर देते थे वो, ऐसे सारी चीज़ें घुमा देते थे। इंटॉलरेंस जो चला है ना वर्ड्स, ये तो सुना भी नहीं था हमने सीरियसली, वो तब अब पता चलता है क्या तो वो चीज़ें धीरे धीरे सीखने को मिलती हैं। वो आप जैसे जैसे आप अपने काम को लेके सिंसियर होते जाओगे, चीज़ों को लेके, तो आपको सीखने को बहुत मिलेगा। अगर आप सीखना चाहते हो, अगर आपको लगता है यू आर द स्मार्ट पर्सन, या फिर आपको लगता है कि आई एम द बेस्ट, मैं देख लूँ, मैं कर लूँगा, नहीं भाई। वो आपने एक बात और कहीं तो ये बात कही थी कि टीवी की इंडस्ट्री जो है ना वो बहुत ज़्यादा छोटी है, जब तक टीवी एक्टर्स दिखते हैं तब तक दिखते हैं, फिर उसके बाद में दिखना बंद हो जाते हैं। मैं टीवी एक्टर्स को यार स्टार मानती नहीं, मुझे नहीं लगता टीवी एक्टर स्टार होते हैं। सब अपने अपने तरीके से देखते हैं। मुझे लगता है कि टीवी में काम करो आप ब्लेस्ड हो। क्यों, मतलब ऐसा क्यों लगता है स्टार नहीं होते हैं? किस चीज़ से आप स्टार मानते हो? आप सेट से लेके, घर के किचन से लेके, टीवी तक लेके, हर जगह तक आप जा रहे हो। एक कॉमन इंसान की ज़िंदगी है ना, तो स्टार की ज़िंदगी नहीं है। स्टार देखो तो सलमान खान को भाई, है ना। अगर बनना है तो वैसा बनो, फिर शाहरुख खान जैसा बनो, है ना, ऋतिक जैसा बनो। स्टार तो वो लोग हैं यार, या जो टीवी से निकलते हैं, टीवी से निकल के अभी फिल्म के पर्दे पे गए, चाहे वो इरफान खान हो, शाहरुख खान हो, मनोज वाजपेयी हो, है ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो। तो ये जब आपका वो एक है ना एक ऑरा, तो वो अगर उस लेवल पे जाता है तो आप स्टार हो। आप टीवी में तो एक काम कर रहे हो ना यार। टीवी इंडस्ट्री मुझे लगता छोटी नहीं है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है टीवी इंडस्ट्री। छोटी तो नहीं कहा मैंने कभी, छोटी है। मुझे लगता है कि टीवी स्टार, मुझे स्टार नहीं लगते। मैं टीवी स्टार को स्टार नहीं मानता, चाहे वो मैं खुद क्यों ना रहा हूँ। अब ठीक है, आपको अवार्ड्स मिलते हैं, सब कुछ होता है, फेम वेम पैसा सब ठीक है, बट एक लिमिटेड है। क्यों, मतलब अगर इस पे थोड़ा, अगर आपको अगर देखो ना, अभी 3-4 शो कर लो आप, आपका आज पर डे 2 लाख रुपए हो जाते, कौन देगा आपको टीवी में? मुझे बताओ। बहुत लिमिटेड एक्टर हैं, किसको मिलते हैं 2-2 लाख रुपए? वो तो जब शो सर्वाइव करता है तो जाके मिलते हैं ना, क्योंकि ना तो प्रोडक्शन हाउस उतना आपको देगा, ना कोई और आपको देगा, तो शुरुआत तो वहीं से करनी पड़ेगी। तो उनके पास आपसे बेहतर ऑप्शन है, फिर उनको लगता है ये ज़्यादा बेहतर है, ये जो हमें नया चाहिए। एक लिमिटेड है ना, क्योंकि अगर 3 शोज़ कर लेते हो आप, 3-4 शो कर ले एज ए लीड, गैप आ जाता है ना उसमें बहुत सारा, क्योंकि जो उनको इनोसेंट फेस चाहिए होता है, या वो चॉकलेट बॉय चाहिए होता है, वो नए चीज़ों में दिखता है। तो टीवी, इसलिए मुझे लगता है कि टीवी में ना ये सारी चीज़ें बॉन्ड है। या तो आप एक शो कर लिया, फिर या तो आपको मैच्योर लव स्टोरी दिखानी पड़ेगी तब आप दिखोगे, या आपको ऐसा चाहिए लड़का कि ना ज़्यादा ना कम, बीच में जो दिखे एकदम मैनली स्टड, है ना, तो वो दिखता है। अब कितनी देर तक आप चॉकलेट बॉय लेके घूमोगे, है ना। तो वो चीज़ है, सारी चीज़ें। कई सारे एक्टर्स जो हैं, कई सारे सीनियर एक्टर्स जो हैं, उनका ये कहना है कि आज की तारीख में जो आपको काम मिलता है ना, जो वो कहीं ना कहीं आपके सोशल मीडिया के फॉलोअर्स देखकर मिलता है। कभी आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है, कभी आपने ये सारी चीज़ें फील की हैं? अब होता है, सीरियसली होता है, फर्क पड़ता है इन सारी अब नहीं, अभी जो काम तो नहीं मुझे पता, ये जो कि मतलब वो आपका काम नहीं देखते हैं, आपकी एक्टिंग नहीं देखेंगे, आपका क्राफ्ट नहीं देखेंगे कि आप सीन को किस तरीके से कर सकते हैं। आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं।
आप कितना एग्री करते हैं? है भी और नहीं भी, क्योंकि मैं अभी पीछे किसी मिला था डायरेक्टर को, वो कहते हमने किसी इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया था जिसके मिलियंस फैंस हैं, मिलियंस, और जब हमने उनको बोला कि भाई ये सीन करना, हमें वो सीन ही नहीं समझ पाए। अब वो सीन नहीं समझ पाए तो हम उनसे करवाएंगे क्या फिर? अब कितने सारे एक्टर्स हैं यार, आप देखो कितने सारे टीवी एक्टर्स हैं जिनके मतलब हार्डली कोई 5 लाख भी उनके फॉलोअर्स नहीं है, लेकिन वो काम कर रहे हैं अच्छा। तो हाउ टू डिसाइड कि यार उनको फॉलोअर्स दे के काम मिलता है? नहीं, कभी आपसे कभी किसी ने इस तरीके से पूछा या कहा हो कि भाई फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं? कोई ये वहाँ मैटर करता है कि जैसे अभी कोई मैंने एड्स करनी है कपड़ों की, या कोई रील्स बनानी है, किसी के लिए प्रमोट करना है किसी सॉन्ग को, तो वहाँ देखा जाता है। और सच में अभी जब से मैंने रील्स बनानी शुरू की हैं तो मुझे बहुत सारे गाने मैं प्रमोट करता हूँ पंजाबी। मुझे महीने में 2-3 गाने मिल जाते हैं, 2 गाने तो मिलते हैं मुझे, अच्छे खासे पैसे देते हैं मुझे वो 15 सेकंड के। तो वाई नॉट यार, काम है, एक तो अपना एंजॉयमेंट हो जाता है, काम भी हो जाता है। तो वहाँ देखा जाता है। लेकिन अगर एज ए टीवी या फिल्म में काम करना तो वो ये चीज़ें नहीं देखते, उनको तो वो एक्टर ही चाहिए होता है यार, सीरियसली। अगर वो लुक जा रहा है आपका, वो चीज़ें जा रही तो आपको मिल जाएगा। बाकी इट्स ऑल अबाउट लक, है ना, जब आपका होगा तभी होगा। काफ़ी लंबा ब्रेक लेकर बैठे हैं आप इस वक्त जो टीवी से, क्या वजह है इसके पीछे? ब्रेक यार मतलब टीवी ये तेरा मेरा साथ करने के बाद एक तो फिल्म में बिजी हो गया था मैं, मुंडा रॉकस्टार में, तो उसके लिए लंबे बाल करने थे मुझे, है ना, बाल वाल बढ़ाने थे, फिर वो कैरेक्टर करना, एक साथ तो आपको उसमें लग ही जाता है। वो करने के बाद जैसी फिल्म रिलीज़ हुई मेरी, तो उसके बाद मेरा शो शुरू हो गया था बैक रोड, तो वो किया। तो अभी उसमें अभी अगर ऐसा होता ना यार एकदम कि यार कुछ डिफरेंट करना है, कुछ अलग करना है, तो वो इंस्पेक्टर राणे था उसमें, जैसी भी लुक है मेरी, वो लुक ऐसी थी, उनको वो देखते मुझे उनको बोला कि यार मेरे छोटे बाल के था, हमें यही तो चाहिए, यही तो हमने देखा आपको, क्योंकि राणे ऐसे ही है, वो थोड़ा सा स्टड है, साला अपने आप में रहता है, लेकिन सर फिर आए? हाँ, तो अच्छा चला। तो टीवी से ब्रेक इसलिए ली, जैसी वो टीवी से हटा तो फिल्म की ऑफ़र हुई। जो फिल्म की स्क्रिप्ट उन्होंने सुनाई तो उन्होंने बोला कि हम 2 महीने बाद फ्लोर पे जा रहे हैं। आज आपको जो सुनाई जाती है ना स्क्रिप्ट फिल्म की, तो 2 महीने तो लगते हैं, 2 से ढाई महीने भी चले जाते हैं। तो 2-2.5 महीने बाद स्क्रिप्ट वो फ्लोर पे गए, 1.5 महीने का शेड्यूल वो था, 6 महीने तो यही हो गए। 3 महीने पहले बताते हैं आपको, 2-3 महीने पहले, है ना, 1.5 महीना आपको उसमें जाता है, 4.5 महीने, फिर 4.5 महीने के बाद फिर वो डबिंग, ठीक है, 6 महीने, 6 महीने होने के बाद फिर आप कुछ नया सोचते हो, तब तक आपकी फिल्म की प्रमोशन करनी पड़ती है आपको। तो आपका मतलब 8-9-10 महीने तो चले जाते हैं। और फिर मुझे भी ये था कि यार अभी फिल्म मेरी रिलीज़ हुई तो मैं और ज़्यादा एफर्ट डालूँ। अभी 1-2 फिल्मों की ऑफ़र आई हैं मुझे। बॉलीवुड नहीं, पंजाबी की। कभी बॉलीवुड में ट्राई नहीं किया आपने? नहीं किया तो सब में ट्राई है, ट्राई तो सब में ही करते हैं इंसान। ऐसे में बकवास करूँ, सब में ट्राई करता हूँ मैं तो। क्या हुआ वहाँ से, उनका रिवर्ट क्या आया? कभी यार वही ना, इट्स ऑल अबाउट लक, कुछ चीज़ें समझ नहीं आती या कुछ कैरेक्टर समझ नहीं आते, है ना। फिर ये भी था बीच में कि मुझे उम्रा पे जाना था, 1-2 शो ऑफर हुए थे उम्रा जाने से पहले, वो सब चीज़ें फाइनलाइज हो रही थी, पर मुझे था कि मुझे उम्रा करना है, बिकॉज एक फादर साहब के जाने के बाद मुझे था कि मैं उम्रा करके आऊँ, क्योंकि पहले मैं नवंबर में जाने वाला था अपनी फिल्म रिलीज़ होने से पहले अक्टूबर-नवंबर में। तब मुझे जो शो ऑफर हो रहा था, तब मुझे था कि मैं अपने फादर साहब को लेके जाना। मुझे वो चीज़ें ना ऐसे बिखर जाती हैं, पजल हो जाता है उसमें इंसान, तो वो डिसाइड करना वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप हमेशा अपने लिए बेहतर ही सोचते हो। लेकिन अभी जैसे मैं बात करूँ, मैं बिग बॉस लास्ट ईयर, अब उनसे 3 मीटिंग हो गई मेरी, 3 बार मिल के आ चुका हूँ मैं बिग बॉस वालों से। फिर एंड ये हुआ कि यार ना तो अभी आपको समझ आ रहा, ना मुझे समझ आ रहा है, नेक्स्ट देखें, कोई आगे देखते हैं। मतलब 3 मीटिंग के बाद में भी? हाँ, कभी कभी उनकी चीज़ें समझ आती है, वो यही चाहते हैं, वो मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं कैसे, मैं रियल हूँ, मैं तुम बोलो मुझे हंसाओ तो मैं ऐसे नहीं हंसा सकता, तुम भाई क्यों भाई, मैं जोकर हूँ। लेकिन फिर ये भी था कि यार बिग बॉस तो जाना है, मुझे अपने फादर साहब को उम्रा पे लेके जाना, भाई वो चली जा रहा है। और ये कौन से सीज़न की बात है ये अभी की बात है, 17? नहीं अभी की भाई। नहीं, बिग बॉस 17 हाँ। ना, जो रिसेंट वाला। हाँ, रिसेंट वाला। तो इसमें आपकी ऑलमोस्ट सारी की सारी सब सारी चीज़ें चीज़ें हो गई थी, बस वो एंड ये इस हुआ। बार फाइनली मूड बन गया था कि अब जाना है।
क्योंकि हर साल आपका नाम तो आता ही आता है बिग बॉस के अंदर। तो जाने जाना बट नहीं गए, बट फिर देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है। और वो टाइम पे मैं अपने बाप के पास था, अगर नहीं होता मैं सारी ज़िंदगी इस मलाल में रहता कि यार मैं अपने बाप के पास क्यों नहीं था। क्योंकि मैं पैसे वैसे वाला इंसान नहीं हूँ, मुझे नहीं चाहिए। मुझे ज़्यादा बॉन्ड, मुझे मेरी फैमिली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। पैसा बड़ा देखे, पैसा वैसा सब देखा है ज़िंदगी में बहुत, कोई ऐसी वो टेंशन नहीं है। और जितना जो मिलना वो तो मिल के ही रहेगा, ऊपर वाले पे इतना तो यकीन है। और इतना तो यकीन है कि भूखे नहीं मरेंगे, है ना। तो वो अगर मैं अपने बाप के पास ना होता ना तो वो ज़िंदगी भर का रिग्रेट रहता मेरी कि मैं क्यों नहीं था उनके पास। आपके साथ में जो हुआ है वो हमेशा बेहतरी के लिए हुआ है, ऑफ कोर्स। चाहे वो झलक में जाने के वक्त में हो, हाँ। जब उस वक्त आपकी मम्मी ने जब मना किया कि बेटा ये मत करो तुम। हाँ, वो इवन मेरी माँ का तो ये भी था, जब ये अम्मी का इंतकाल हुआ 19 में मैं बेगम बहू कर रहा था, ठीक है। बेगम बहू कर रहा था तो अभी शुरू हो गया था। हाँ, शुरू हुआ तो उस टाइम बिग बॉस से ऑफर आई मुझे कि ये बिग बॉस करोगे। अब मैंने कहा भी मैं तो अभी बेगम बहू कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि यार नाज़िम हमारा ही शो है ना कलर्स का, तो हम देख लेंगे, आप डिसाइड करो आप करोगे। और बहुत बड़ा शो है इस बार यार, तू, देबुलीना, सिद्धार्थ शुक्ला, रश्मि, ये सारे हैं उसमें, कपल्स भी हम डाल रहे हैं ऐसे। तो मैंने कहा यार मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अपने रिलेशन स्पॉइल नहीं करना चाहता। मैंने जो कमिटमेंट कर दी काम के प्रति हाँ, प्रोफेशनलिज्म जरूरी है, ये सब तो होता रहेगा। तो ये होता रहेगा। तो वो चीज़ भी मुझे अब पता चलता कि अगर वो भी मैं कर लेता तब भी मैं सारी ज़िंदगी अफसोस में रहता इस चीज़ को लेकर कि मैं अपनी माँ के पास क्यों नहीं था, अगर मैं बिग बॉस कर लेता। क्योंकि तब भी दिवाली का टाइम था, ऐसी छुट्टी में लेके गया था 5-6 दिन पहले, मैं पहुँच गया था अम्मी के पास और उनकी एकदम से तबीयत ख़राब हो गई। मतलब फैमिली के आगे ऐसे 50 बिग बॉस कुर्बान। अरे ऐसी चीज़ें सारी दुनिया कुर्बान है भाई। बिग बॉस क्या है, पूरी दुनिया कुर्बान है फैमिली के आगे। उम्र का कुछ बताइए, जब हम वहाँ पर गए थे, एक इमोशनल पोस्ट भी आपने डाला था। उम्र का था यार, ये था कि क्या फीलिंग थी वहाँ पे? वहाँ पे भी आपने मॉम डैड को याद किया आपने? ऑफ कोर्स यार, मतलब जब मैंने पहला उम्रा किया करने के बाद फिर मैंने अपने फादर का उम्रा किया। फादर का उम्रा करने के बाद फिर मैंने अम्मी का उम्रा किया। अम्मी की उम्रा करने के बाद भी आई एम नॉट अ सेटिस्फाई कि मैं यार खुश क्यों नहीं हूँ। वो फिर मुझे वो खुशी नहीं मिल रही थी अभी तक। तो एक दिन सुबह सुबह मैं, नींद नहीं आई मुझे रात को, सहरी कर ली मैंने, सो गया, सो के उठ भी गया जल्दी। 8 बजे सुबह मेरी आँख खुल गई। 7 बजे सोया मैं, कोई 6:30-7 बजे नमाज के बाद, और मेरी आँख खुली तो मुझे फील ही नहीं आ रहा वो कि मैंने उम्रा किया। यार मैंने कुछ, मुझे लगता है कि कुछ कमियाँ हैं उम्रा में या फिर मेरे में, जो मैंने सही से कुछ चीज़ नहीं की। फिर मुझे लगा कि जब तक आई थिंक, मुझे लगता है कि मुझे अल्लाह के घर को हाथ लगा के ना ऐसे छू कर उसको फिर दुआ करनी चाहिए। और जिस दिन मैंने वो किया, उस दिन उस टाइम पे वो वहाँ पे जो मक्का में लोग थे, आई थिंक मुझे लगता है 15 लाख लोग होंगे। और फिर उस भीड़ में जो मैंने जाके छूकर जो हाथ लगा के जो दुआ की अम्मी अब्बू के लिए, उसके बाद जो मेरी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, जो सारी चीज़ें विजुअलाइज चेंज हुए, मेरे सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो गई मुझे। फिर वो जो किया ना, फिर मुझे ऐसे लगा कि हाँ अब जाके मेरा उम्रा कबूल हुआ है। कबूल तो खैर ऊपर वाले ने करना है, बट फिर मुझे लगा कि हाँ भी जो मैं काम करने अब जाके वो पूरा हुआ है। मतलब जो सुकून मिला आपको? जो सुकून मिला वो वहाँ जाके इमोशनली इसलिए हुआ क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अपने बाप के साथ हूँ। हर इंसान चाहता है कि मैं अपने बाप के साथ जाऊँ एक ऐसी जगह, है ना, और वो कर नहीं पाया। तो वही चीज़ थी, बट जो लिखा हुआ है। आंसू आए वहाँ पे जाके? अरे वहाँ तो कौन नहीं रोता भाई, जिनके हाथ नहीं है, जिनकी आंखें नहीं, वो रोते थे। हमारे मम्मी को याद करके, पापा को याद करके? बहुत भाई, बहुत 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 बहुत। वो हर टाइम, इवन अभी भी, आज भी कभी कभी मैं दिन में जब भी ऐसे सोचता हूँ, उनको सोच के रो ही लेता हूँ। आज भी उनको याद करके, क्योंकि मैं कैसा है ना कि मैं ना अपनी बहनों का के कभी रोया नहीं हूँ। मैं लोगों के सामने रो नहीं सकता, मेरे अंदर बड़ी वो है
कि मैं रो के क्यों दिखाऊँ किसी को, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। तो बहनों का बहुत ज़्यादा वो है कि अगर ये टूट गया तो हम बिखर जाएंगी। तो उनको तो मतलब मेरे पे बहुत ही ज़्यादा वो होता कि यार ये एक है इंसान ऐसा जो हमारे लिए ऑलवेज़ खड़ा रहेगा। तो इसलिए उनके सामने मैं वो इमोशंस नहीं अपने एक्सप्रेस कर पाता या बोल नहीं पाता, जबकि मैं उनसे रोज़ बात करता हूँ। इवन मैंने उनके जाने के बाद, दोनों के जाने के बाद मैंने ये मान लिया था पहले, जैसे मैं 15-15 20-20 दिन बात नहीं करता था बहनों से, या 10 दिन निकल जाते हैं, लेकिन अब मैं हर दूसरे या तीसरे दिन बात करता हूँ उनसे, चाहे रोज़ करूँ, चाहे वो नेक्स्ट डे हो, चाहे उसका डे आफ्टर, उनसे बात करता हूँ मैं सारी बहनों से 1 बाय 1 करके। भी आज 2 जनी से बात करूँगा, 2 जनी से, या सबसे बात करूँगा। तो ये एक चीज़ कंटिन्यू है मेरी अभी। तो ये है। क्या बदलाव खुद के अंदर देखे उम्र करने के बाद में? एक तो मुझे लगता है कि आपको ज़िंदगी में ना बहुत क्लियर रहना चाहिए, है ना। और दूसरा, आपको बिलीव होना चाहिए अपने आप पे, ऊपर वाले पे, कि जो आप बनना चाहते हो, जो करना चाहते हो, अगर उसकी रज़ा है ना, वह तो इज़्ज़ु मंतशा वह तो ज़िल्लु मंतशा, कि अगर इज़्ज़त देना चाहेगा तो वो इज़्ज़त आपको देगा, अगर वो इज़्ज़त नहीं देना चाहेगा तो नहीं देगा। क्योंकि दुनिया की कोई ऐसी पावर नहीं है कि आपको किसी चीज़ से रोक लेगी। तो वही एक सुप्रीम पावर है जो आपको बना भी सकती है और आपको ख़त्म भी कर सकती है। तो भाई अगर हाथ उठाने हैं तो उसके आगे उठाओ, और अगर बात करनी तो उससे बात करो। तो अब ऊपर वाले को चीज़ें लेके, पहले तो चीज़ें सुनते थे ना, ये चीज़ ऐसी हुई है, ये ऐसी हुई है। अब ऊपर वाले पे उम्र करने के बाद इतना बिलीव हो गया कि यार वहाँ जाके मेरी छोटी छोटी जो ख्वाहिशें थी ना, जो मैंने वहाँ जाके मांगी, दुआएं की, वो सारी ऊपर वाले ने पूरी की हैं। इवन वहाँ से यहाँ तक आने की जितनी भी ख्वाहिशें मेरी की हैं, मैंने छोटी छोटी चीज़ें मांगी थी, वो सब ने उस दिखा भी दी और मैंने मांगी भी, वो सारी पूरी भी की। तो अब बिलीव जो है ऊपर वाले को लेके, पहले अब पुख्ता बिलीव हो गया। पहले बिलीव था, अब पुख्ता यकीन वाला बिलीव हो गया कि एक है ऊपर वाला भाई जो आपको देख रहा है, अच्छे में भी बुरे में भी। और क्या बदलाव आप खुद के अंदर देखते हैं जब आप इंडस्ट्री में इतने साल दे देते हैं? जब नाजिम जब बॉम्बे आए थे और आज के नाजिम में क्या फ़र्क है? पहले खपी था, लड़ाका था, सुनता नहीं था, अब सुनता हूँ मान लेता हूँ। और वो मैच्योरिटी तो आई जाती है ना, मैं काम कर करके इतने साल आप इंडस्ट्री को देते हो। तो कभी घमंड घमंड पैदा हुआ कभी आपके अंदर? कभी घमंड आया आपके अंदर? कभी अहंकार? ईगो हो सकती है, एज एन इंसान में बोल सकता हूँ, आ सकती है, ईगो आ जाती है इंसान में। या आपको लगता हो कि हाँ यार कि अब तो मैं ही हूँ, अब मेरे आगे कोई है नहीं? नहीं, कभी भी नहीं। मैं सच बताऊँ, अभी भी लोग घर बना लेते, सब कुछ कर लेते हैं। मैं आज भी अपने बेडरूम में ना बेडरूम के साथ में इतनी जगह मेरी, जितना ये कालीन बिछा हुआ है, मैं वहीं पे सोता हूँ। मैं ड्राइंग रूम में सोता हूँ तो नीचे कालीन पे, अपने बेडरूम में सोता हूँ नीचे कालीन पे। तो वो जो नीचे सोने का है ना, वो दिखा देता कि भाई आपके अंदर अहंकार कितना है, कितना नहीं है। हाँ, मैं सुनता नहीं हूँ किसी की। मुझे लगता है जहाँ पे आप सही हो तो सही हो। मुझे लगता है कि जो बात सही है वो सही कहने की आपके अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए। लोग सुन के अनदेखा कर देते हैं ना बहुत सी चीज़ें, और कभी किसी के मैटर में नहीं पड़ते लोग, उनको डर लगता है हम क्यों पड़े किसी के मैटर में। मुझे लगता है अगर किसी को आपकी ज़रूरत है, किसी को भी XYZ, अगर आपको वो नहीं भी जानता तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो नाजिम, अब शादी के बारे में क्या ख्याल है आपका? बस चालू है, हो जाएगी। घर बन गया, शादी भी हो जाएगी। लेकिन कई सारे लोगों को ऐसा लगता था कि भाई नया घर जो बना है अब शायद सेटल होने की सरवाला नहीं मिल रहा मुझे। सरवाला मिल जाएगा जिस दिन मैं शादी कर लूँगा। नहीं करेंगे इंशाल्लाह जल्दी इस साल। अच्छा, क्या राय है आपकी शादी को लेकर? शादी की राय तो वो लड्डू है, जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। बाकी देखा जाएगा, किस्मत है, ला क्या है। नहीं, बहनें तो बोलती होंगी। बहुत डांटती हैं अब तो, बोलती नहीं है, डांटती हैं। तो है, चलिए ठीक है, हो जाएगी। मम्मी पापा का क्या रिएक्शन होता था आपकी शादी को लेकर? उन्होंने कभी फोर्स किया आपको शादी के लिए? और उनसे कैसे बचे हैं आप? उनका अभी लास्ट, जस्ट मैंने अपनी बहन की जब शादी की थी ना,
मुझे उस दिन उन्होंने, अभी मुझे याद है, एक तो उनको ना ऐसे ना बैठ के ना ऐसे ऐसे पलंग पे अपन ने बैठ के ना ऐसे सिगरेट पीने की, पापा? हाँ फादर साहब चेन स्मोक कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो ऐसे बैठ के उनको ना एकदम ऐसे हाथ रख के बड़ा प्राउडली बोलते थे, भाई तूने अपनी बहन की शादी बहुत अच्छी की है, मुझे कहते हैं बहुत अच्छी की है, क्योंकि मैंने बोला था कि ये दोनों बहनों की शादी मैं करूँगा जी। भैया क्यों भाई, तू क्यों करेगा? मान नहीं मैं करूँगा। तो कहते अच्छा चल ठीक है। तो वो लास्ट जो उन्होंने बोला कि यार ये शादी अपनी बहन की तूने बहुत अच्छी की है, अब मैं चाहता हूँ तू भी शादी कर ले, मैं पहले ये उम्र करके आ जाए फिर देखेंगे, पर वो चीज़ें बीच में ही रह गई। अभी का क्या स्टेटस है, सिंगल हैं या? कोई नहीं, शादी जब होगी तो वो बुलाएंगे, तुम्हें दावत है, वलीमा भी खिलाएंगे और शादी भी बुलाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। हम तो भाई हैं भाई, ज़रूर आएंगे। सोशल मीडिया पे जिस तरीके का जो आपको प्यार मिलता है, ये जो नया ट्रेंड जो आया है जो सोशल मीडिया का, और इन दोनों काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हैं अब। भाई इससे मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है सच में। मेरी एक एक रील्स 12 मिलियन 13 मिलियन 15 मिलियन, ये सारी जो वीडियोस उसकी वजह से ना मैं बड़े बड़े जो कोलैब्स है ना, जैसे ब्रूट है ना, वह हुआ, तो ये जब मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि हमें आपके साथ इंटरव्यूज़ करनी है ना, जब मैं उनके साथ करता हूँ, वो कहते हैं कि भाई आपकी जो हमने कोलैब में ये डाली थी मिलियंस तक चली गई है, देन आई फील प्राउड कि अच्छा। और सच बता रहा हूँ, अभी मैं उम्रा पे भी गया था, इतनी भीड़ में ना कुछ पाकिस्तानी थे, वो कह आयु है मोदी ना, तो आपने भी इस्लाम कबूल कर लिया। मैं इस्लाम कबूल क्या कर लिया, मैं पहले इस्लाम में था। उनको ये लगता है कि मतलब भी नॉन मुस्लिम था कि अभी इस्लाम कबूल किया। तो ये चीज़ जो मतलब 7 साल हो गए भाई शो को बंद हुए, 2017 में बंद हो गया था शो हमारा जून में, और जून और ये अभी 24 चल रहा है ना, तो ये 7 साल हो गया शो को बंद हुए हुए ऑलमोस्ट। अभी भी लोग उतना ही प्यार देते हैं। अभी कुछ तो जिम में लड़के आते हैं, यंगस्टर हैं, वो आते ही जिम में बोलेंगे अरे भाई आप तो वही हो ना जो अपने टाइम पे इतने फेमस थे, आप उतनी फेमस अभी हो। मैं सोचता कौन से 90 साल के हैं यार। मगर भाई हमने जब शो शुरू किया था हम भी बच्चे थे भाई, 21-22 साल के लौंडे थे, 22-23 साल के जब हमने शो शुरू किया था। तो ऐसा नहीं है, तो मतलब अभी भी लोग, अभी भी यंगस्टर भी जो है, मतलब ये जो रिएक्शन होता है ना, तो अच्छा भी लगता है, मिक्स होता है। बट मुझे आता है कि यार अच्छा है सब कुछ है, लेकिन जो लोग ऐसी माँ बहनों को गालियाँ देते हैं या रिलीजन को लेकर बोलते हैं, मुझे लगता है वो नहीं करना चाहिए। बाकी आप, मैं हमेशा बोलता हूँ सब जगह कि भाई लगे रहो, आप जितने मर्जी मैसेज करो, कमेंट्स करो, मुझे सब बढ़िया लगता है। बट रिलीजन को लेके और पेरेंट्स को लेके, सिस्टर को लेकर भी कुछ मत बोला करो, है ना। बाकी आप धड़ाधड़ लगे रहो भाई, फ्री हो। अच्छा, कमेंट्स आते हैं वो भी? एक ही कमेंट्स होता है सबसे ज़्यादा, अरे हैम जी आप मीटिंग के लिए कब जाओगे, हैम जी आप मीटिंग के लिए कब, गोपी बुलाओ इनको, गोपी इनका फ़ोन धो दो गोपी। तो वो चीज़ है, बट वो इक्वली चली जा रही है, वो अच्छी है, बढ़िया है, मुझे मज़ा आता है। एंगेजमेंट बढ़ रही है। हाँ मुझे मज़ा आता है, और मैं यही मैसेज करता भी, भैया संडे है आज, मैं हम मोदी जी मीटिंग के लिए नहीं जाएंगे, घर पे हैं आज छुट्टी पे है। छुट्टी पे। बट अच्छा है ना, आज भी उतने लोग देखते, उतनी प्यार देते हैं। शाहरुख के साथ में भी आपने शूट किया है? वो शाहरुख सर तो ऐसे है कि यार, उनके साथ शूटिंग का एक्सपीरियंस क्या था, अगर उसके ऊपर मैं अगर बात कहूँ तो? यार एक तो बहुत ही फोकस होना पड़ा। अच्छा, भाई हम कितना टाइम पूरा आपने एग्जैक्टली उनके साथ में बताया था उस वक्त? 4-5 घंटे। 5 घंटे? हाँ 3 घंटे दिए थे, हम तो पहले से आ गए थे, क्योंकि सुबह पहले मुझे एक छोटा सा सीन करना था वरुण धवन और क्या नाम, दिलवाले में एक और एक लड़की थी ना, कृति सन, हाँ उसके साथ। तो वो सीन वो कैंसिल हो गया, वो उनके साथ फिर फ़ोटो शूट करना था, तो वो फ़ोटो शूट किया। तो दोपहर के बाद सीन करना, जिसमें पहले मेरा सीन था, फिर शाहरुख सर आते, 3 घंटे शाहरुख सर को दिए होते। लेकिन मैंने अपने से भी बड़ा फ़ैन एक अपना टीवी इंडस्ट्री का है, करण पटेल, जो शाहरुख सर का बहुत बड़ा फ़ैन है यार। मतलब उस इंसान को मैंने देखा है कि अपना सेट छोड़ के फिल्म सिटी में शाहरुख सर को देखने आया हो, शाहरुख सर सामने बैठे हैं, बस सिर्फ उनको ऐसे देख रहा है। और मैं करण पटेल को देख रहा हूँ कि यार ही ऑलरेडी स्टार है ना, इसने शाहरुख के साथ कितना काम किया है, कितनी बार इसने स्टेज शेयर की हुई है शाहरुख सर के साथ, बट फिर भी वो आज विजुअलाइज करना है कि इंसान को सिर्फ एक्सपीरियंस करने। हाँ, और मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा, आपने बुलाया था उस वक्त में फ़ोन करके? नहीं मैंने नहीं बुलाया था, वो उसी दिन शूट उसका फिल्म सिटी में चल रहा था। अच्छा। और हम लोग भी शूट कर रहे थे, तो वो तो जब आया तो बाद अबे साले कहता मैं शाहरुख सर को देखने आया, मिलने आया हूँ।
मैं तो मिलने बात करके नहीं यहीं से देखना मुझे। वहाँ पे चैनल वाले ही बैठे हैं, वहाँ पे रश्मि मैम भी बैठी हैं, वहाँ पे डायरेक्टर भी बैठे हैं, उनको भी पता है करण पटेल खड़ा है, पर उसने कुछ नहीं भाई, उसको किसी कोई फिक्र नहीं। तो ये होता है, ये जो होता है ना इंसान को किसी से सीखने की, जो पैशनेट होता है ना इंसान, वो मैंने करण पटेल को देखा उस दिन। वो शाहरुख क्यों इतना बड़ा फ़ैन है कि भाई वाकई सलूट है तुझे, अपना सेट छोड़ के आके आप दूसरी यूनिट पे से सिर्फ आके ऐसे एक फ़ैन की तरह, एक फ़ैन की तरह खड़ा है। जब द कॉमन मैन एक खड़ा है और फ़ैन है उसका, बस देखी जा रहा है क्या लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं। और मुझे लगता है मैं थोड़ा सा वो हो रहा हूँ भी यार, मतलब हाउ कैन डू दिस मैन, जा जाके तो मिल ले। बट वो खड़ा, नहीं डिस्टर्ब नहीं करना सर को, भाई को, खान साहब को वो डिस्टर्ब नहीं करना, करा यहीं से देखा। वो देखा आधा घंटा 20 मिनट आधा घंटा तक खड़ा रहा वो, अपनी जगह पे हिला नहीं। और शाहरुख सर बैठे सीन पढ़ रहे, उसके बाद वो बैठा गाड़ी में फिर चला गया, सिर्फ देखने आया था वो, मिलकर बातचीत भी नहीं, मतलब कुछ नहीं। कसम से बस। तो उस दिन करण पटेल से मैंने बहुत चीज़ें सीखी कि यार किसी से सीखने के लिए ना किसी से ज़रूरत या किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ती है, वो आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए कि आप उससे क्या सीख रहे हो। आप ये सोच के मैं छोटा हो जाऊँगा, ये बड़ा नहीं, आप किसके लिए क्या हो वो आप जानते हो, वो आपके लिए क्या अहमियत रखता है वो सिर्फ आप जानते हो सकता है वो सामने वाले को ना भी पता हो, लेकिन आपको पता है ना उसकी वैल्यू क्या है और आप उससे क्या सीख रहे हो। मैंने उससे ये चीज़ सीखी उस दिन। और आपका पर्सनल क्या एक्सपीरियंस रहा? मतलब मेरा तो ऐसा था कि यार कि भाई शाहरुख सर के साथ सीन कर तो मैं सीन ही पड़ी यार जाता पूरा। एक लड़का जब आया है एकदम पंजाब के, वो भी एक छोटे से एक क्षेत्र हाँ, से, वो एक्चुअली क्या था ना कि आज शाहरुख खान के साथ में वो काम कर रहा है। वो सीन उस दिन मैंने शाहरुख सर से देखा कि इंसान इतना पंचुअल कैसे होता है। उनको फीवर था और उनको नी में भी प्रॉब्लम थी, बिकॉज वो फाइट सीन कर थे कुछ, और फीवर तो था उनको। वो रेसल करके चले गए। अब काजल का सीन मेरे साथ था, काजल मैम का। वो मैं इस तरफ खड़ा हूँ, वो ऐसे खड़े हैं, और फिर शाहरुख आता है, उसके पीछे देवलीना थी। ये सीक्वेंस ऐसे बनाया था कि मैं देवलीना को देखता हूँ और काजल मुड़ती है तो काजल फिर शाहरुख सर को देखती है, राज। तो काजल मैम ऐसे खड़े, हम रेसल किए हमने, तो उसमें शाहरुख का तो आने नहीं था। शाहरुख सर जब आते हैं फिर वो बोलते हैं, तो काजल जब मुड़ी थी ना तो उसको देख के उनको रिएक्शन देने, सिर्फ रिएक्शन। और शाहरुख सर चले गए, यहाँ से चल के वो वैंडी तक पहुँच गए थे। सीढ़ी उतर के एक बंदी को नी में प्रॉब्लम है और वो फीवर में भी है। तो काजल मैम को बोला मैम बस ये करे, फिर शाहरुख सर के साथ करेगा। नहीं, आई वॉन्ट शाहरुख, मुझे चाहिए। नहीं, मुझे वो फीलिंग के लिए मुझे शाहरुख चाहिए, वो फीलिंग के लिए मुझे शाहरुख चाहिए। फील जब देखेगा मुझे, उसके बाद मैं कैसे रिएक्ट करूँगी मुझे नहीं पता, वो मैं शाहरुख को देखूँगी देन आई रिएक्ट, तो उसके लिए मुझे शाहरुख चलेगा। तो काजल ने वहीं खड़ा की थी, शाहरुख प्लीज़ कम बैक यार, मुझे आई वॉन्ट। तो कुछ ऐसे कुछ तो उसे एग्जैक्टली मुझे पता नहीं क्या था उन्होंने बोला, तो कुछ करके ऐसे बुलाया उन्होंने। वो बंदा आई स्वेर उस वहाँ से वापस आ गया, वो वैनिटी पे गई नहीं, मतलब सजेशन से वो वहाँ से भी वापस आ गया चल के वैनिटी तक। वो बंदा स्टार, इतना बड़ा स्टार, सुपरस्टार, वैनिटी तक जाए और वैनिटी घुसने वाला है और घुसा नहीं, वो वापस आ गया। सिर्फ वो मतलब पीछे का शॉट था, बस बैक शॉट सजेशन के लिए। और फिर वो चढ़ के जब ऊपर आया तो उसने बोला कि मुझे ना वो तेरे रिएक्शन चाहिए, तू जब चल के आएगा। फिर वो जब चल के आया ना, वो चल के आने में लगा कि राज आ रहा चल के सीरियसली। पहले वो शाहरुख था, लेकिन जैसे उसको बोला ना उसने काजल मैम ने कि शाहरुख मुझे चल के आना तुझे और मुझे रिएक्शन चाहिए, तो भाई फिर मतलब हम लोग ऐसे, मतलब हमारी आंखें फट गई कि ये होता है सिंसियरिटी, ये होता बंदा मंचूर यार काम को लेके। फिर वो चला, फिर जो शाहरुख चलता है जैसे, मतलब उतने फील भाई साहब दुकान ही में आ जाता तो बहुत। तो ये चीज़ें बहुत सीखने को मिलती है, अगर आप सीखना चाहो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कैसे लेते हो। अच्छा, कभी कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ में कि कोई आफ्टर अहम कि कोई रोल आपको मिला है, फिर वो रोल आपने ठुकराया हो या आपने रिजेक्ट किया हो, देन उसके बाद में वो कैरेक्टर बहुत बड़ा बन गया? ऐसा यार ऐसा हुआ तो नहीं है मेरी लाइफ में, या बताना नहीं चाह रहे हैं आप? नहीं सीरियसली नहीं हुआ मैंने वही मैं सोच रहा हूँ। क्योंकि अहम के बाद में
बहुत सारे आपको शोज़ के ऑफर आए होंगे, बहुत सारे काम के। नहीं, शो के ऑफर आए थे मुझे, लेकिन मैं गामा तक रेसलर कर रहा था, जिस चक्कर में मैंने 1-1.5 साल का गैप ले लिया था। तो वो गैप कहीं ना कहीं हाँ आपको लगा वो कि थोड़ा वो हाँ ठीक नहीं रहा? हाँ वो एक हाँ यस। उसके बाद मुझे एक शाहिद शेख ने एक शो किया था अकबर का, जिसमें वो कौन सा शो था वो, जिसमें शहबाज खान उनके फादर थे, कलर्स के शो था वो, जोधा अकबर जैसी स्टोरी थी उसकी शो की, शाहिद शेख ने किया था उसमें, एक वो शो था। तो उसमें जो कैरेक्टर किया था शाहिद ने, तो वो मुझे पहले ऑफर किया गया था और मैं वो इसलिए नहीं कर पाया था क्योंकि मुझे गामा था रेसलर करना था। और फिर एक जो सबसे बड़ा हुआ था ये बिग बॉस, जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला था। तो मुझे लगता था कि अगर मैं होता मैं भी उतने ही और ज़्यादा हम मैं भी शायद मुझे लगता है भी और कहीं और आज होते। दास्तान मोहब्बत, सलीम अनारकली। हाँ ये एक शो था, और दूसरा बिग बॉस, जिसमें फिर अम्मी का भी हो गया था, और मैं वो मुझे था कि अगर ये बिग बॉस में कर लेता तो शायद कहीं से कहीं निकल जाते, या फिर गामा द रेसलर का शो बन जाता वो, अगर बनेगा तो उसमें जो कैरेक्टर है इमाम बख्श का, वो बहुत बड़ा कैरेक्टर है। तो ये मुझे हाँ ये कहीं ना कहीं लगता है। इन कैरेक्टर का थोड़ा सा रेग्रेट है आपको? हाँ मतलब वो शो तो चलो मैं कर ही रहा था, गामा द रेसलर, वो शो बन भी गया था, पायलट शूट कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद वो शो क्यों नहीं बना, वो प्रोडक्शन और चैनल का अपना एक था भी, क्या है क्या नहीं, जो भी था XYZ हमें नहीं पता उसका। फिर ये बिग बॉस 19 का जो सबसे बड़ा हिट था, मुझे लगता कि अगर क्योंकि उस बिग बॉस से सबकी किस्मत चेंज हुई है आई थिंक, चाहे वो सिद्धार्थ शुक्ला हो, चाहे वो आसिम रियाज हो, चाहे वो शहनाज गिल हो, चाहे वो रश्मि देसाई हो, चाहे वो विशाल हो उसमें, चाहे वो देवुलीना हो, चाहे रश्मि देसाई हो, ये जितने भी लोग थे वो सारे, चाहे उसमें पारस छाबड़ा हो, सारे उसमें बन के निकले उस शो में, सारी टोटली। सही बात है, कोई एक मतलब ऐसे सारे नाम- ही विनर हाँ, थे वो। सारे उसमें विनर थे, वो शो ऐसा था। तो मुझे लगता कि मुझे वो हिस्सा होना चाहिए था उस बिग बॉस का, क्योंकि चैनल ने यहाँ तक बोल दिया कि भाई तुम हमारी चैनल, तो वो एक लगता है मुझे। बाकी कैरेक्टर तो नहीं, मतलब मैंने अभी उड़ान किया था अपना, जब तक कि उन्होंने मुझे एकदम बता दिया था कि हमें ऐसा करवाना है। बड़े फैंस ने मुझे गाली दी कि भाई आप लेकिन इस चीज़ का भाई कभी आपको बुरा नहीं लगता कि यार कि लोगों ने जितना प्यार मेरे इस कैरेक्टर को दिया है, जो कि अहम जो कैरेक्टर है, ऑडियंस ने बाकी सारे कैरेक्टर्स को उस तरीके से नहीं अपनाया, उस पर क्या कहना है आपका? उसके लिए तो भाई मैं किस्मत ही होती है भाई, इट्स ऑल अबाउट लक। मुझे लगता है वो टाइम आता है, वो चीज़ चलती है, वो दोबारा इंशाल्लाह डेफिनेटली वो कोई ऐसा कैरेक्टर होगा जो उसको बीट करके उसको आगे जाएगा। और रही बात अहम की, लेकिन अहम को मार के जब जगी को लेके थे, तो मैं रश्मि मैम, एक दिन पवन सर हम बाहर खड़े थे और उनकी फ़िल्म की प्रमोशन चल रही थी, उन्होंने पिंक फिल्म बनाई थी और एक और कोई फिल्म बनाई थी उन्होंने, गुजराती फिल्म, तो उसकी स्क्रीनिंग रखी थी उन्होंने इन्फिनिटी मॉल में। तो मैं उनको वहाँ मिला था और मैंने उनको प्रॉमिस किया था मैम कि जो जग्गी कैरेक्टर लेके आए हो आप लोग, आई ट्राई माई बेस्ट कि अहम को लोग भूल जाएंगे जब तक लोग जग्गी को देखेंगे। तो वो कैरेक्टर जो मैंने किया था जग्गी का, वो बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही जोली था, वो अलग था, लोग जो बहुत पसंद है लोगों को सीरियसली। अब और क्या फ्यूचर के प्लान्स हैं आपके? क्या प्लान कर रहे हैं? क्या करते हुए खुद को देखना चाहते हैं अब आप? सर्कस तो नहीं करेंगे। आप कुछ ऐसे प्लान नहीं है, मैं आप जाके अब बता चुका हूँ। मेरा मतलब बहुत अपना एक बहुत ही रियलिटी मैंने देख ली ज़िंदगी की, कि जो मिलना आप मेहनत करो, हार्डवर्क करो, बिलीव रखो और ऊपर वाले से मांगो, जो आपकी किस्मत में लिखा होगा वो आपको मिल ही जाएगा, कोई छीन नहीं सकता आपसे। बट हाँ एक ज़रूर है कि आप बी प्रिपेयर्ड, बी फोकस्ड और बी सिंसेरिटी, ये बहुत ज़रूरी है। सिंसेरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, काम को लेकर सीरियसनेस। तो जो कंटिन्यू आप जो चीज़ कर रहे हो वो कभी छोड़ो मत, है ना। और कभी आप लो फील करते हो, ये ज़िंदगी का अप्स एंड डाउन्स तो आते रहेंगे, लेकिन आप अपने काम को लेके सिंसियर हो और मेहनत करो, हार्डवर्क करो और बिलीव करो अपने पे और बिलीव ऑन योर सेल्फ एंड अल्लाह। बस भाई बहुत मज़ा आया मुझे आपसे बात करके, एंड आई होप आपको भी अच्छा लगा हमसे बात करके। इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह अगर अन्ना चाहे तो अच्छा ही लगा होगा। नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे, एंड थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाल के यार मुझे बुलाया यहाँ पे, एंड लव यू गाइज, इतनी पेशेंटली ऐसे बैठ के। और मुझे आते हुए ना, मैं सच ज़्यादा एक बात बताना चाहूँगा, मुझे आते हुए बोला गया था कि भाई बी सफिस्टिकेटेड होके बैठना थोड़ा सा प्लीज़, एक रिक्वेस्ट था मेरी। कौन देता है सारी एडवाइस? मेरी बहनें देती हैं। क्योंकि पहले मैं कुछ भी बकवास करता छोड़ देता, किसी भी कोई भी पोल खोल देता था, तो मैं वो यहाँ तक आ गई थी मेरी कुछ बातें, तो ऊपर वाले शुक्र है तेरा कि मैंने नहीं बकी।